हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यास्मीन सैयद ऑफिशियल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज काफ़ी टाइम पहले ही अपलोड हो चुका है, इट इज़ कंप्लीटेड। अभी हम वन शॉट कर रहे हैं, इसके बाद विल मूव ऑन टू पीवाईक्यूज। ठीक है, तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दिस चैप्टर इज प्योरली बेस्ड ऑन योर किडनी फंक्शन, कि आपका जो बॉडी है वो फंक्शन कैसे करता है। बट उसके पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको इसका पूरा बैकग्राउंड बताया गया है कि अगर हमारी बॉडी में नहीं तो दूसरी बॉडीज में, एनिमल्स की बॉडीज में, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से टाइप से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है और उसके कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और उसका एलिमिनेशन, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, अब इस सबसे पहले इस चैप्टर का हम थोड़ा वेटेज देख लेते हैं। वेटेज वाइज अगर देखें तो यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस तक बन सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी होता ही है। तो यहाँ पर आपको कितना समझ के चलना है, या तो 8 बन सकते हैं या तो 16 मार्क्स बन सकते हैं आपके इन योर नीट एग्जाम। 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे ये जो वेटेज होता है, मैं हर बार बताती हूँ कि वेटेज इज नॉट कन्फर्मेटरी, इतना एकदम कन्फर्म नहीं होता वो। समटाइम्स बिल्कुल आउट ऑफ वेटेज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो चैप्टर आप समझते हो कि ये हाई वेटेज वाला चैप्टर है, वहां से सबसे कम, और जो सबसे कम वेटेज वाला होता है वहां से 3, 4, 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सो यू कैन नॉट से, बट हम सिर्फ एक अंदाजा लगाने के लिए, प्रिडिक्शन रखने के लिए हम ये वेटेज देखते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारे बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको निकालना इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं ना, प्रोसेसेस होने की वजह से जितने भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है, इनकी वजह से जो भी सेल्यूलर प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी वजह से जो भी वेस्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वेस्ट फॉर्म होता है, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं विच इज नॉट यूजफुल, तो उन्हें हम वेस्ट कहते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल जो होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको हमने मेटाबॉलिक वेस्ट कहा। जो भी दोनों प्रोसेस के टाइम पर जो भी वेस्ट बन रहा है उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, बिकॉज द प्रोसेस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इनको हम टोटल मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो जो भी सेल्यूलर प्रोसेस हो रहे हैं उनके रिमूवल के टाइम, रिमूवल ऑफ दीज मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, इनका जो रिमूवल हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम बॉडी, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम कहते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो भी है जो हमें रिमूव करना है, तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हमारी बॉडी से आयरन निकलता, ये आयंस निकलते हैं, हमारी बॉडी से सॉल्ट्स निकलते हैं, आयंस निकलते हैं, वी रिमूव द यूरिया फ्रॉम आवर बॉडी। और फिर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट अलग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ड्रग्स एटसेट्रा हो सकते हैं। तो क्या क्या रिमूव हो सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर, ड्रग्स हो सकते हैं। मतलब क्या, जो हम मेडिसिन लेते हैं बेटा, वो क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जाके रह नहीं जाता कि चलो यूजफुल है इसको स्टोर करके रख लेते हैं, वो जाता है अपने टारगेट साइट पे। ठीक है, पहला स्टेप, वो अपने टारगेट साइट तक पहुंचता है, वहां पर उसको जो भी इफेक्ट लाना है, जो भी चेंजेस लाना है, वो अपने चेंजेस लाता है, वहां पर उसका जो भी काम है वो फिनिश हो जाता है। तो वो हमारे ब्लड के प्रोसेस पूरे किडनी में पहुंचने के बाद, ठीक है, सर्कुलेट होके किडनी में पहुंचने के बाद किडनी से रिमूव हो जाता है। वो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होता, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। फिर क्या निकल सकते हैं, आयंस निकल सकते हैं, सॉल्ट्स निकल सकते हैं, यूरिक एसिड निकलता है हमारी बॉडी से, बहुत सारे क्रिएटिनिन और फॉस्फेट्स ये सब निकलते हैं, यूरिया निकलता है। तो ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। और क्या रिमूव हो सकता है, तो वाटर, एक्सेस वाटर अगर हमारी बॉडी में है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो बॉडी रिमूव कर देती है। नाइट्रोजनस वेस्ट में हमारे वो सारे वेस्ट आ जाते हैं जो कि मेजरली फॉर्म होते हैं, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल होते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो, और वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है अमोनिया, ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, यूरिया, ठीक है, सेकेंड इज यूरिया, और थर्ड होता है यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया और अमोनिया हो गया। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करें अगर, तो अमोनिया जो होता है, जो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, अब अमोनिया कैसा होता है, ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है। NH3 जो है ये बहुत ही कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसमें रिमूवल के लिए, रिमूवल
रिमूवल रिक्वायर्स a lot of वाटर। ठीक है, क्यों वाटर रिक्वायर्ड है? सिंस इट इज कंसंट्रेटेड। कैसा होता है ये? हाईली कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। अब अगर कोई भी चीज है उसके रिमूवल के लिए ज्यादा वाटर चाहिए तो उतना वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल भी होना चाहिए, उतना वाटर उस ऑर्गेनिज्म के पास होना भी चाहिए। तो हम जो कौन से ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर फिट हो सकते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स फिट हो सकते हैं जो वैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिनके पास में वाटर की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, जो वाटर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में पहुंच सकते हैं, उनके पास में वाटर भरपूर हो। तो कौन से हो सकते हैं? ये जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, एक्वाटिक एम्फीबियंस है, एक्वाटिक इंसेक्ट्स है, और फिर जो बोनी फिशेज होते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स कौन से आ जाते हैं? हमारे जो बोनी फिशेज है वो आ जाएंगे। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पर? बोनी फिशेज आ जाएगी। बोनी फिशेज के अंदर जैसे कैटला, रोहू, ये सब आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम के अंदर, ये आ जाएंगे। एम्फीबियंस आ जाएंगे। ठीक है, कौन से वाले एम्फीबियंस? एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स। तो ये सब जो है एक्वाटिक एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये सब कैसे रिमूव करते हैं अमोनिया अपनी बॉडी से? क्योंकि वो वाटर के अंदर ही होते हैं, तो दे गेट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड दैट इज व्हाई दे कैन रिमूव अमोनिया वेरी इजीली। और अमोनिया जो है वो कैसे रिमूव होता है? अमोनिया जो रहेगा वो रिमूव कैसे होता है? तो ये बॉडी सर्फेसिस के थ्रू होता है, थ्रू बॉडी सर्फेसिस या फिर गिल्स के थ्रू, गिल्स इन केस ऑफ फिशेस। ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूज इजीली हो सकता है क्योंकि सिंस इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल होता है इन वाटर, इसीलिए इसको हम इजीली बॉडी से ये डिफ्यूज हो सकता है। तो ये बात कर ली हमने अबाउट अमोनिया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट यूरिया। ठीक है, यूरिया के बारे में अगर देखें तो यूरिया जो रहता है, यूरिया के केस में क्या देखा जाता है? देखो, यूरिया जो होगा अभी, ये जो होता है ये थोड़ा मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब इसको जो है इसके अंदर जो होते हैं इसको हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये किसके अंदर मिलता है? तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है और इसको हम कहते हैं यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, इसके लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये किसके अंदर मिलता है? तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया कि एक्वाटिक जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उसके बाद में हम टेरेस्ट्रियल बन गए। ठीक है, जो भी इवोल्यूशन का अगर आप देखोगे प्रोसेस, जो सीक्वेंस है, सबसे पहले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लार्ज क्वांटिटी में थे, फिर उसके बाद में टेरेस्ट्रियल बनते गए। जो ऑर्गेनिजम्स थे वो उनके अंदर अडेप्टेशंस बढ़ते गए, इवोल्यूशन जैसी जैसी होता गया वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी होने लगे। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे वहां पर उनके पास में इतना अमाउंट ऑफ वाटर तो नहीं था क्योंकि वो एक्वाटिक कंप्लीटली नहीं थे, वो टेरेस्ट्रियल थे। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं ये लार्ज कुछ अमाउंट में, ठीक है, इसके अंदर भी जाते हैं। ठीक है, और एक्वाटिक के अंदर भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माइग्रेट करते हैं। तो समटाइम्स दे वर इन वाटर, समटाइम्स दे वर इन लैंड, लेकिन उनके पास में बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए अभी उन्हें क्या करना है? अपना जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको लेस कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर वो लेस कॉन्सेंट्रेट होगा तो उसको रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर भी रहेगा और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, थोड़ी क्वांटिटी में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हम देखे थे इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? सैलामेंडर हो सकता है, सैलामेंडर्स, और फिर इंसेक्ट्स वगैरह, बोनीफिशेस का एग्जांपल मैंने दे दिया। मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल बन गए थे। ठीक है, तो उनके पास में जो है यूरियोटेलिक, तो इसका कंसंट्रेशन भी कैसा होता है? कंसंट्रेशन भी मॉडरेटली कंसंट्रेटेड। ये कैसा होता है? इतना हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होता, मॉडरेटली कंसंट्रेटेड था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये किसके अंदर मिलता है? तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये मिलता है इन मैमल्स। हमारे अंदर जो है यूरियोटेलिज्म मिलता है, हमारी बॉडी से यूरिया रिमूव होता है, हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फिर क्या आ जाएंगे? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, और आ जाएगी मरीन फिशेस। तो मरीन फिशेस के अंदर क्या आ जाते हैं? शार्क्स आ जाते हैं, ये मरीन है। और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है इसके अंदर फ्रॉग आ जाएगा, टोड आ जाएगा,
ये सब आ जाएगा। मैमल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे, जितने भी मैमल्स है सब आ जाएंगे। ऑल दीज रिमूव देयर बॉडी यूरिया के थ्रू। अब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग टाइप के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम यूरिक एसिड के बारे में बात करें तो यूरिक एसिड जो होता है इसको हम किस में इसका जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। उसे हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक अलग है, यूरिकोटेलिक अलग है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिकोटेलिज्म, क्योंकि वो क्या रिमूव कर रहे हैं, यूरिक एसिड रिमूव कर रहे हैं। ये किसके अंदर मिलता है, तो एव्स में मिलता है। एव्स में सारे बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एव्स मतलब सारे बर्ड्स की बात कर ली हमने। फिर रेप्टाइल्स जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। और फिर आ जाते हैं स्नेल्स एटसेट्रा, मतलब जो आपके मॉलिस्कस है वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब के अंदर क्या मिलता है, हमें यूरिक एसिड रिमूवल मिलता है इन फॉर्म ऑफ पैलेट एंड पेस्ट, ठीक है। जैसे अगर आपने पीजन का जो एक्सक्रीटरी या फिर जो फीसेस होते हैं वो अगर आपने देखा होगा तो दैट इज द एक्सक्रीटरी मैटर। और उसके अंदर क्या होता है, कुछ अमाउंट में पैलेट होता है, कुछ अमाउंट में पेस्ट होता है। जो पेस्ट होता है ये सेमी सॉलिड मटेरियल होता है और जो पैलेट होता है ये थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल होता है। तो इनका जो फीसेस रिमूव हो रहा है उसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वही होता है और वो किस फॉर्म में रिमूव होता है, पैलेट एंड पेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है। दैट्स द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड उनके बॉडी से रिलीज होता है। और इसके अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, लीस्ट अमाउंट ऑफ H2O रिक्वायर्ड होता है। और ये एकदम सही चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है। जो एव्स वगैरह है वो कैसे वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, वो बर्ड्स जो होती है, उड़ने वाली बर्ड्स होती है, वो जगह जगह पर बार बार जाके वाटर एक्सेस नहीं कर सकती, तो उनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा होता भी नहीं है। पहली चीज़ कि वाटर ज़्यादा रहेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू फ्लाई, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर पाएगी। उनकी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में वाटर, बिल्कुल कम वाटर होता है, इसीलिए क्या होता है उनके बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्म होता है जो कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड होता है ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या देख लिया, अमोनिया, अमोनोटेलिज्म, दूसरा यूरिया, यूरियोटेलिज्म, और फिर तीसरा था यूरिकोटेलिज्म। क्लियर है यहाँ तक कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। अभी हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहला आ जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमारे पास में किडनी है वैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, ठीक है। तो एकदम अगर हम हाईएस्ट अमाउंट में जाए, ठीक है, एकदम हाईएस्ट इवोल्यूशन के एकदम हाईएस्ट पीक पर जाए तो ह्यूमंस आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस आते हैं। और ये जो ह्यूमंस हम जो है, ठीक है, हम हाईएस्ट पीक पर आते हैं। और ह्यूमंस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है, ठीक है। कैसे है वो वेल डेवलप्ड है, एकदम अपडेटेड है। तो उस वजह से उनके अंदर जो ठीक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है या फिर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मिलता है वो भी बेस्ट फंक्शन वाला होना चाहिए। तो हमारे अंदर मिलते हैं किडनीज, जो मैमल्स होते हैं उनके पास में मिलते हैं किडनीज, ठीक है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो उनके अंदर क्या मिलता है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर हम देखें तो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एकदम बॉडी सर्फेसिस के थ्रू के एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। कैसा होता है, बॉडी सर्फेसिस के थ्रू डिफ्यूजन हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो बॉडी सर्फेसिस के थ्रू जो हो रहा है उनमें कौन से आ जाते हैं, हमारे अपने नाइडेरियंस आ जाते हैं। वी हैव द पॉरीफेरेंस। तो पॉरीफेरेंस के पास में तो बिल्कुल ही वो सेलुलर स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, वो टिश्यू लेवल पर है। तो उनके जो नाइडेरियंस है वो टिश्यू लेवल पर है, तो उनके अंदर जो है इतने वेल डेवलप किडनीज या ट्यूब्यूल्स वगैरह भी नहीं होंगे। तो उनके बॉडी जो होती है एक्सक्रीशन कैसे करती है, बॉडी सर्फेसिस के थ्रू डिफ्यूज करके करती है। बॉडी सर्फेसिस में डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है। क्लियर है। प्रोटोनेफ्रीडिया एक है, ये किसके अंदर मिलता है, तो दिस इज फाउंड इन प्लेटीहेलमिंथस। प्लेटीहेलमिंथस कौन से हो जाते हैं, दीज आर व्हाट, योर फ्लैटवर्म्स, ठीक है। तो फ्लैटवर्म्स के अंदर मिलता है। और जो है ये व्हाट इज अदर एग्जाम्पल, रोटीफर्स में मिलता है। रोटीफर्स क्या होते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। रोटीफर्स हो जाते हैं सिफेलोकॉर्डेटा के जो भी एग्जांपल्स है वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, सिफेलोकॉर्डेटा। और आपके जो एनसीईआरटी है दूसरे चैप्टर में अगर हम देखें तो सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सिस यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लगाना है, सिफेलोकॉर्डेटा। या फिर अगर वो नहीं पूछा तो आपके एग्जाम में इसको एम्फिऑक्सिस करके पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है कि एम्फिऑक्सिस जो रहता है ये इट शोज इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है। प्रोटोनेफ्रीडिया सबसे पहला सुनते साथ ही आपके दिमाग में फ्लैटवर्म्स आने चाहिए, जिसके अंदर आपका एग्जांपल कौन सा आ जाता है, प्लानेरिया का एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी और जो रोटीफर्स और सिफेलोकॉर्डेटा अगर ऑप्शन में है तो बिल्कुल सही है वो। अगर आपको कैसे पूछा जा सकता है कि इट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस कि जो है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया जो रहता है ये किस किस में मिलता है। तो ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 आपको पूछा जा सकता है प्लानेरिया, दूसरा आपको बोला जा सकता है प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है, तीसरा आपको पूछा जा सकता है ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा प्रोटोनेफ्रीडिया इज फाउंड इन विच ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे बोला जाएगा चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर।
मोस्ट सुटेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मोस्ट सुटेबल कौन सा हो जाएगा, प्लानेरिया, प्लेटीहेलमिंथस, और आपको बोला जाएगा नाइडेरियंस डाल देंगे, और फिर लास्टली क्या डाल देंगे, प्लेटीहेलमिंथस डाल देंगे, सिफेलोकॉर्डेटा डाल देंगे, एम्फिऑक्सिस भी लिख सकते हैं सिफेलोकॉर्डेटा की जगह, रोटिफर्स लिख देंगे। तो ये सारे, ये दोनों नाम सुन के आप कंफ्यूज हो सकते हो और सिर्फ आप प्लानेरिया टिक करके आ सकते हो। वेरेस आपका जो है ऑप्शन 4 जो रहेगा सबसे सूटेबल रहेगा, क्योंकि उसके अंदर सारे ही ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं अंडर प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये आयन एंड वाटर बैलेंस करता है, आयनिक एंड वाटर बैलेंस करवाएगा, वाटर रेगुलेशन करवाएगा। मतलब क्या कि इनके बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ आयन और ये सब ना फॉर्म हो जाए, उसका रेगुलेशन जो है वो कौन करवा रहा है, प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, अब जो प्रोटोनेफ्रिडिया है बेसिकली इसके अंदर क्या देखा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं ये नेफ्रिडिया का कैसा वाला वो है, एग्जाम्पल है थोड़ा सा, जस्ट उसके पहले प्रीकर्सर जो होता है, नेफ्रिडिया जो होते हैं हाईली डेवलप्ड, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, लेकिन अगर उसके अंडर डेवलप्ड अगर कोई देखे तो प्रोटोनेफ्रिडिया आते हैं। प्रोटो का मतलब ही क्या है कि थोड़ा सा लेस डेवलप है, ठीक है, नेफ्रिडिया का थोड़ा लेस डेवलप वर्जन है। तो नेफ्रिडिया जो होता है ये कैसा होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मिलते हैं, ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल, और दूसरा क्या फंक्शन हो सकता है इनका, आयन एंड वाटर बैलेंस। आयन एंड वाटर बैलेंस मतलब वही रेगुलेशन करवाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका एग्जांपल्स क्या हो जाता है, एनालिड्स। ये जो एनालिड्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स, ठीक है, ये क्या शो करते हैं, ये आपके एनिमल किंगडम में भी दिया है, तो नेफ्रिडिया शो करते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है। आर्थ्रोपोडा में क्या आ जाते हैं, कॉकरोचेस आ जाते हैं, तो इनके अंदर क्या मिलते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब हो जाता है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन क्या होता है ये सब हम आगे देखेंगे इन डिटेल, किडनी के थ्रू कैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है। बेसिकली ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना मतलब कि एक स्पेक्ट्रम जो है ना, कोई भी आयन का एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करना, किसी भी कंसंट्रेशन का एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करना, जिसकी वजह से वाटर का या फिर जो भी ठीक है मटेरियल है उसका रेगुलेशन चलता रहे, उसका जो भी व्हाट वी से पूरा रेगुलेट हो रहा है वो, उसका जो मूवमेंट है वो चलता रहे। कंसंट्रेशन का स्पेक्ट्रम मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दिस प्लेस, यहाँ पर जो है वाटर कंटेंट ज्यादा है, आयन कंटेंट कम है, यहाँ पर उससे थोड़ा ज्यादा आयन कंटेंट है, यहाँ पर आयन कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ का कंसंट्रेशन सबसे कम है, एंड एवरीथिंग इज इन बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रम मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो भी और या फिर जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल जिसके अंदर प्रेजेंट है, बीट यूरिया और यूरिक एसिड जो भी है वो फॉर्म होता रहे, वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तो किडनीज या फिर जो भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वो एक्टिव रहे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव गॉट किडनीज। और जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके पास में मालफिजियन ट्यूब्यूल होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं ये, आयन वाटर बैलेंस, वही सब आ जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी आयन वाटर बैलेंस काइंड ऑफ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा हो गया। अब एंटीनल ग्लैंड्स को हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जो ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं ये क्रुस्टाशियंस के अंदर मिलते हैं। क्रुस्टाशियंस के क्या आ जाएंगे, प्रॉन्स एक्सेट्रा आ जाएंगे, प्रॉन्स, ऑल दी स्टफ्स। तो ये क्या करते हैं, ये भी इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन कराते हैं। ठीक है, तो एक बार हम एनसीईआरटी का पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है कि एनिमल्स जो रहते हैं एक्यूमुलेट करते हैं, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सारे जो है वेस्ट मटेरियल है, ये सारे क्या है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आते हैं। ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सारे किस में आ जाते हैं, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट है। कौन से, जो भी सल्फेट्स है, आयंस है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते, तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होने लगते हैं, क्योंकि ये पहले एक रीजन तक एक्यूमुलेट होते हैं, उसके बाद में और बाय अदर मीन्स बाय लाइक एक्सेस इंजेक्शन। तो ये कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पहली बार तो हम ज्यादा जो भी फूड इंटेक करते हैं उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ ये सब चीजें प्रेजेंट होती ही है। ठीक है, तो इनका जो प्रेजेंट, पहले तो ये चीज प्रेजेंट होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी एक चिप्स का पैकेट खाया उसके अंदर आप देखना फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट में ये सब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, जाके वो मेटाबोलाइज होती है। मतलब जो भी सेलुलर प्रोसेस होता है, जो भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑल दीज एलिमिनेशन, तो प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद में वो पूरा सर्कुलेट होकर किडनी तक पहुंचता है। अब किडनी का काम है उसको रिमूव करना, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम हमारे बॉडी में अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। पार्शियली क्यों बोला है, इसे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटली बोला है और पार्शियली भी बोला है। पार्शियली इसलिए बोला है क्योंकि कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में ये सब चीजें रिक्वायर्ड है,
हम पूरा आयन रिमूव नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी जो भी सेल्स रहेगी उनका जो भी शेप है वो चेंज हो जाएगा, कुछ श्रिंक हो जाएगी, कुछ एकदम फ्लैसिड हो जाएगी, कैसी भी हो सकती है। तो ये टोटली रिमूव करना तो बिल्कुल सही है, लेकिन पार्शियली भी रिमूव करना सही है, क्योंकि कुछ अमाउंट में हमारे अंदर आयंस रिक्वायर्ड होते हैं, सॉल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सॉल्ट्स और आयंस का क्या, आयंस का तो काम मसल कॉन्ट्रैक्शन में है, आयंस का काम हमारे नर्व रेगुलेशन में है, सब चीजों में आयंस का रिक्वायरमेंट होता ही है। All these are required. In this chapter, you'll learn mechanisms of elimination of these with special emphasis on common nitrogenous phase. तो हम ये तो देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट्स वगैरह रिमूव हो रहे हैं, मेन कंसंट्रेशन, मेन जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी नाइट्रोजनस फेज। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये 3 टाइप के क्या मिलते हैं हमारे पास में, नाइट्रोजनस फेज मिलते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया कैसा है, मोस्ट टॉक्सिक है, मतलब ये हमारी बॉडी में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में थोड़े भी अमाउंट में ये मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया है। ये थोड़ा भी किसी की बॉडी में एक्यूमुलेट होगा तो इट कैन बी फैटल, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन लीड टू डेथ, ठीक है। तो इसीलिए इसको मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग या फिर क्या कहा गया है, वी कॉल दैट एज व्हाट, मोस्ट टॉक्सिक, ठीक है। रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो टॉक्सिक है तो उसको हम बिल्कुल भी ट्रेसेस भी उसके हम नहीं रख सकते हमारी बॉडी के अंदर, एंड दैट इज वाई हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करने का ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं, एंड फॉर इट्स रिमूवल वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो यूरिक एसिड जो रहता है ये सबसे कम टॉक्सिक है, सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, और ये वाटर लेस अमाउंट ऑफ वाटर में भी हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनोटैलिज्म। बोनिफिशियस एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये सारे अमोनोटैलिक होते हैं, मैंने बता दिया, रेडिली सॉल्युबल होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। गिल सर्फेसेस इन, ठीक है, अमोनियम आयंस। किडनी का इसका इतना फंक्शन नहीं होता, ऑल दो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर किडनी मिलती है, लेकिन वो एक्वाटिक होते हैं तो वो ज्यादातर अपना अमोनिया का रिमूवल बॉडी सर्फेसेस डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, क्योंकि किडनी इतनी रिक्वायर्ड है ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर मेन काम किसका है, वाटर का है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा तो वो वॉश होकर रिमूव होता रहेगा, क्योंकि वो सॉल्यूबल होता है इन वाटर। टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन नेसेसिटेड प्रोडक्शन ऑफ, अगर टेरेस्ट्रियल अडैप्टेशन जैसे जैसे होता गया उस वजह से क्या हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनना बहुत जरूरी हो गया। जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसकी बॉडी के अंदर लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनना जरूरी है। अगर ज्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा तो उस वजह से वाटर भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हमने लेस टॉक्सिक मतलब यूरिया फॉर्मेशन चालू कर दिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब मैमल्स जो रहते हैं ये सारे यूरियोटैलिक होते हैं। फिर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे नोट करो कि ये जो यूरिया है इसका रिमूवल कैसे होता है, यूरिया रिमूवल कैसे होता है, रिमूवल ऑफ यूरिया कैसे होता है। तो जो यूरिया रहता है ये एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, स्टमक वगैरह से, ये स्टमक से या फिर जो भी इंटेस्टाइन्स है, ठीक है, जो भी हमारा जीआई ट्रैक्ट है, बेसिकली जो जीआई ट्रैक्ट है ये वहां से गया लीवर के अंदर, लीवर के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, ये जाता है किडनी या फिर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वहां पर जाएगा और वहां से फिर ये एक्सक्रीट होगा। तो ये हो जाता है इसका एक्सक्रीशन या फिर रिमूवल। ये ब्लड में चला जाएगा, फिल्टर होता है, एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। कुछ अमाउंट जो रहता है ये रिटेन होता है, ठीक है, टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो मैंने जैसे अभी ऊपर बताया कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शन चलता रहे, वो एक्टिवनेस हो। अगर एकदम एंड मोमेंट पर सारा ही निकल जाएगा और कुछ भी अगर मेंटेन नहीं होगा तो प्रोसेस उधर स्टॉप हो सकता है या फिर उतना एफिशिएंटली नहीं हो सकता है। तो वहां पर हम कुछ अमाउंट में आयरन जो है वो रखते हैं, कुछ अमाउंट में जो भी वेस्ट है उसको हम रखते हैं, हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो ये जो रहता था ये किसके अंदर मिलता था, मैमल्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर मिलता था, ठीक है। फिर उसके बाद में रेप्टाइल्स, बर्ड और स्नेल्स में थर्ड टाइप देखा जाता है। ये थर्ड टाइप कैसा होता है, यूरिकोटैलिक होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, पैलेट एंड पेस्ट के फॉर्म में रिमूव होता है, ऑल दिस थिंग्स। अब आगे हम बात करते हैं अबाउट प्रोटोनेफ्रीडिया और ये सब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ली हमने। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में क्या देखा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लार्ज वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स हो सकते हैं या फिर डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है। सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स मतलब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे आर्थ्रोपोडा है, नाइडेरियंस है, ये सब है, प्लैटीहेल्मिन्थस है और फिर एनेलिडा है। तो इनके अंदर ठीक है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे क्या हो सकते हैं, नेफ्रीडिया हो सकता है, प्रोटोनेफ्रीडिया हो सकता है, माइफिजन ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं, क्रुस्टाशियंस के अंदर जो ग्रीन ग्लैंड्स मिलते हैं, ऑल दीज कम्स अंडर इनवर्टिब्रेट्स। फिर लेकिन क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स देखने मिल गए, ठीक है, टिश्यूज और ट्यूब्यूल्स नहीं है, वहां पर प्रॉपर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक एग्जाम्पल किडनीज। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले बात की गई है अबाउट प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया इसको हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोनेफ्रीडिया को भी कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स, ठीक है। फ्लेम सेल्स होते हैं ये दीज आर फाउंड इन सबसे पहले प्लानेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थस के अंदर, रोटिफर्स और एनिलिड्स के अंदर मिलते हैं और सिफेलोकॉर्डेट में मिलते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये सम एनिलिड्स के अंदर मिलते हैं। दिस वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि प्लैटीहेल्मिन्थस में तो मिलते हैं और किसके अंदर मिलते हैं, ये सम एनिलिड्स यहाँ पर लिखा है। तो कुछ एनिलिड्स के अंदर मतलब के
अर्थवर्म वगैरह में तो नेफ्रीडिया मिलता है, बट नेरीज और दीज एग्जाम्पल्स इसके अंदर जो है अपना नेफ्रीडिया मिलता है, लेकिन कुछ जो होते हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया भी मिलता है, क्योंकि मैंने बताया नेफ्रीडिया और प्रोटोनेफ्रीडिया में क्या डिफरेंस है। नेफ्रीडिया जो है उसका थोड़ा आगे वाला वर्जन है, डेवलप्ड है, ठीक है, लेकिन जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है उसी का थोड़ा सा कम इवॉल्व वाला वर्जन होता है, जो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करता। तो प्रोटोनेफ्रीडिया वाला भी मिल सकता है प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में, ठीक है, सब एनालिट्स के अंदर भी मिलता है। प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरीली कंसर्न विथ आयन एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब कि ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन करवा रहा है ये, मतलब कि आयंस और फ्लूइड का मेंटेन करके रखना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रीडिया ट्यूबुलर अर्थवर्म्स के अंदर और एनालिट्स के अंदर मिलता है। नेफ्रीडिया जो रहता है नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है, फ्लूइड आयन बैलेंस करवाता है, ये भी मैंने बता दिया। मल्फिजन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलते हैं, ये इंसेक्ट सारे आ जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस, तो आर्थ्रोपोडा हो गया। फिर मल्फिजन जो रहेगा ये रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करवाता है और ऑस्मो रेगुलेशन करवाता है, सेम काम है। एंटीनल ग्लैंड्स भी जो है एक्सक्रीटरी फंक्शंस करते हैं, ये किसके अंदर मिलते हैं, क्रुस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स के अंदर मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे किडनी का एनाटॉमी करेंगे। एनाटॉमी मतलब किडनी कैसे दिखती है, क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अबाउट नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, ये इसका फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या कि इसके थ्रू जो है किडनी काम कर पाएगी, अगर नेफ्रॉन पूरा खराब हो गया तो किडनीज काम नहीं कर पाएगी। फिर थर्डली हमें सारे स्ट्रक्चर्स देखने हैं, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन डिटेल, मतलब कि हर एक चीज का जो है हमने वो किस तरीके से सीक्वेंस क्या है उसका वो देखेंगे। और फिर लास्टली जो है हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म के बाद में हम आगे क्या देखेंगे, इसका रेगुलेशन कैसा होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपको हेडिंग दी है, इसके अंदर हमें किडनी का एनाटॉमी देखना है, उसके आगे हम फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन देखेंगे। सो आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं उसको आप ध्यान से सुनोगे और इसको याद करना है, अभी के अभी इस चीज को पूरा याद करके रखना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो चीजें देखी जाती है उनके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं 1 पेयर ऑफ किडनी। 1 पेयर ऑफ किडनी, कितने पेयर्स मिलते हैं, एक पेयर मिलते हैं, मतलब टोटल किडनी 2 होती है, ठीक है, एक राइट साइड की किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड की किडनी होती है। दूसरी चीज आ जाती है 1 पेयर ऑफ यूरिटर्स। क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ यूरिटर्स होते हैं। तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 है, ये भी 2 है। अब तीसरा आ जाता है इसके बाद में 1 यूरिनरी ब्लैडर। कितने यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर एक ही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास में 1 यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा कितने हैं, 1 है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट किडनी, ठीक है। जो किडनी होती है वो इस तरीके से दोनों साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो हमारी राइट साइड की होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है, नीचे की होती है क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ क्या है, हमारा लीवर बैठा हुआ है, ठीक है। तो लीवर का जो है थोड़ा शेप नीचे आने की वजह से यहाँ के एरिया में जो राइट साइड वाली किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है, लेफ्ट साइड वाली थोड़ी सी ऊपर होती है। ये 2 किडनीज हो गई। इन किडनीज में से जो निकलता है वी कॉल देम एज यूरिटर्स। तो ये जो चीज निकली है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज यूरिटर। तो क्या निकला इनमें से, यूरिटर निकलता है, ठीक है। अब ये आगे जाके मिलता है विद द ब्लैडर। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है ब्लैडर, इस तरीके का कुछ ट्रायंगुलर शेप का ब्लैडर होता है, ठीक है। ये ब्लैडर हो गया, इससे ये जाके जुड़ जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, ये दोनों यूरिटर्स जो है ये जाके किस में जुड़ जाते हैं, ब्लैडर में जुड़ जाते हैं। ब्लैडर की तरफ से जो ओपनिंग निकल के आती है, दिस पर्टिकुलर पाथ जो ब्लैडर से निकल कर आता है उसको हम क्या कह देते हैं, यूरिथ्रा। ये क्या है, ब्लैडर है। ब्लैडर मतलब कोई भी ऐसा जो आपका कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, कोई बैग लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, उसको हम ब्लैडर कहते हैं। जो कोई ना कोई चीज अपने अंदर स्टोर करके रखती है और बाद में उसको रिलीज करती है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज ब्लैडर। हमारे पास एक और ही ब्लैडर होता है बॉडी में, कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। जो किससे कनेक्टेड होता है, गॉल ब्लैडर लीवर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर एक चीज हो गई। एक चीज आपकी क्या यहाँ पर जो है, गॉल ब्लैडर की बात नहीं की गई, यहाँ पे बात की गई अबाउट यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इट इज कंप्लीटली रिलेटेड विद यूरिन। ब्लैडर का मीनिंग समझाने के लिए मैंने आपको गॉल ब्लैडर का एग्जाम्पल दिया। यूरिनरी ब्लैडर is related to your renal system और the human excretory system। दूसरा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 पेयर ऑफ यूरिटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना है ये जो यूरिटर्स है ये हमारे किसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं, विद द किडनी। यूरिटर्स किसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, विद द किडनी। और जो यूरिथ्रा होता है वो लास्ट पैसेज होता है जिसके बाद में आ जाती है यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। यूरिथ्रल क्या आती है, ओपनिंग आती है जहां से एक्चुअल में यूरिन पास होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो यूरिथ्रा क्या है, वो एग्जिट पैसेज है। और यूरिटर्स जो है ये किडनी से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। ये याद रखना, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं लाना है। यूरिथ्रा बाद में आता है, यूरिटर पहले आता है। यूरिटर्स 1 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 2 यूरिटर्स मिलते हैं क्योंकि 2 किडनी है।
यूरिथ्रा एक ही होता है, मेल हो या फीमेल हो यूरिथ्रा एक ही मिलता है, ठीक है। और किडनीज कितनी हो जाती है हमारे पास में, 2 किडनीज हो जाती है, 2 किडनी है हमारे पास में, यूरिटर्स 2 प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर एक है, यूरिथ्रा एक है, यूरिथ्रल ओपनिंग भी एक है। तो ये बात हो गई। अभी सबसे पहले बात करते हैं अबाउट किडनी। तो अगर हम स्टार्ट करें कि किडनी क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया है। सो सबसे पहले हम जो है किडनी के बारे में देखेंगे, किडनी में क्या क्या चीजें बताई गई है। किडनी जो है आपकी ये कैसी होती है, रेडिश ब्राउन कलर का इसका क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। कौन से शेप की होती है, बीन शेप की होती है। इसके डायमेंशंस आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, इतना आप लोग को याद रखना है, ये तो पूरा रट्टाफिकेशन है यहाँ पर। एक तो इसका बताया है 5 to 7 का इसका क्या होता है, सबसे पहले 10 to 12 सेंटीमीटर की ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। तो अगर हम लॉन्ग इसका जो लेंथ लॉन्जिट्यूडनल अगर हम देखें तो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है। 5 to 7 सेंटीमीटर की क्या होता है, क्या मिलता है इसके अंदर, इसका वेट मिलता है। तो इसका वेट जो होता है ये 5 to 7 सेंटीमीटर। अब ये कितनी थिक होगी, तो ये हमारी किडनी पड़ी इस तरीके से, ये इसका क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये इसका क्या हो गया, दिस इज द वेट, ठीक है। और यहाँ साइड से वो कितनी थिक है, दैट इज द थिकनेस। और वो थिकनेस कितनी बताई गई है, 2 to 3 सेंटीमीटर का इसका क्या बताया है, थिकनेस बताया है। वो कितनी थिक होगी, दैट इज द थिकनेस। और इसका वेट बताया है 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक का इसका वेट हो सकता है, ठीक है। ये बात कर ली हमने इसके डायमेंशंस की, और उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से। अब ये सिचुएटेड कहाँ होता है, लोकेशन इसका बताया हुआ है कि ये आपके लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा कौन सा है हमारा, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे इज T12 से लेकर L3 के बीच में मिलती है, T12 से लेकर L3 के बीच में मिलती है, याद रखना है। और दूसरा क्या बताया है लोकेशन में, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल एब्डोमिनल, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल एक ही होता है, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल पर लगी हुई होती है, डॉर्सल साइड में मिलती है। मतलब ये कोई इंसान है, ये इसका एब्डोमेन वाला रीजन है, ये सामने वाला रीजन है जहां पर हमें यहाँ पर अम्बिलिकस मिल रहा है, दिस इज दी फ्रंट रीजन। और वही अगर हम इसको बैक कर दे तो बैक साइड वाला जो रीजन होता है, दिस इज द बैक साइड वाला रीजन। बैक साइड वाले रीजन का ये जो पूरा वॉल है, दैट इज कॉल्ड एज विच वॉल, दैट इज योर एब्डोमिनल वॉल। डॉर्सल वाला उसको अगर हम हटाएंगे, ठीक है, अगर ये पूरा स्किन का लेयर, पूरे इसके मसल्स वगैरह सब हटाएंगे तो सबसे ज्यादा जो हमें लगे हुए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज योर किडनी हमें देखने को मिलेगी। समझ आया, तो उसको हम कहते हैं डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से वो लगी होती है, ठीक है, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। यहाँ तक समझ में आ गया है, पोस्टीरियर डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल पर ये होता है। अब इसकी कवरिंग होती है, ठीक है, इसकी जो कवरिंग होती है वो कैसी होती है, टफ कैप्सूल होता है, यही इतना ही आपको बताया है। ऑल दो इसकी 3 कवरिंग होती है, पहले जो है इसके सबसे अंदर जो है टफ कैप्सूल होता है, उसके बाद में फैटी लेयर होता है, उसके बाद में एक और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का होता है। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओनली दिस वन लाइन जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, उसकी कवरिंग होती है विच इज अ टफ कैप्सूल, ठीक है, जो उसको कवर करके रखती है। फिर आ जाता है, अब इसके अंदर जो है 2 सरफेसेस होते हैं। एक तो इसका कैसा वाला पार्ट हो जाता है, एक जो कॉन्केव सरफेस है, क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं किडनी ड्रॉ कर लेती हूँ। ये एब्डोमेन मैंने आपको बताया था, ठीक है, किस चीज के लिए, ये जानने के लिए कि आपका जो है एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल कैसा बताया जाता है। अब ये जो है हमारी किडनी है, किडनी जो होती है कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, फाइन, कुछ इस तरीके से बीन शेप्ड होती है वो, ठीक है, बीन शेप्ड होती है, इस तरीके से ही होती है वो, फाइन, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो किडनी मिलती है, ये किडनी के अंदर पहले तो 2 जो है सरफेसेस आप देख लो। ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये कॉन्केव वाला सरफेस है, दिस सरफेस इज कॉन्केव सरफेस। और ये जो सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। आपको किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बीन शेप की किडनी है, यहाँ पर ये जो पार्ट बना हुआ है अंदर की तरफ गया हुआ पार्ट है, कुछ इस तरीके का पार्ट है, और बाहर से ये कुछ मतलब दिस इज किडनी, और इसके जो बाहर वाला साइड है वो कुछ इस तरीके का है। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पूरा किडनी का कौन सा वाला पार्ट बन गया, कॉन्वेक्स पार्ट बन गया। लेकिन इस यहाँ पर अंदर की तरफ जो स्लैंडिंग ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो सरफेस बन रहा है, इसलिए हम इसको कॉन्केव सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स सरफेस एक कॉन्केव साइड हो जाता है, कॉन्वेक्स साइड हो जाता है, ये जो कॉन्केव साइड है, ठीक है। अब हम जो है थोड़ी काम की बात करते हैं, जो कॉन्केव साइड होता है, जो कॉन्केव सरफेस या फिर कॉन्केव साइड कह दो, वहां पर एक चीज प्रेजेंट होती है कॉल्ड हाइलम। हाइलम इज नथिंग बट दी ओपनिंग, जो कि हाइलम इज लाइक जो आपके यूरिटर को और किसको कनेक्ट करती है, किडनी को कनेक्ट करती है, ठीक है, कनेक्ट्स किडनी विथ यूरिटर, ठीक है, विथ यूरिटर। और क्या है यहाँ पर, हाइलम जो है एक्चुअली वो ओपनिंग है जहां से क्या क्या पास करता है, यूरिटर पास करता है, और यहाँ से क्या पास करेगा, और क्या पास करेगा यहाँ से, ये जो है आपका हाइलम जो ओपनिंग है किडनी के टुवर्ड्स, वहां से आपके जो है रीनल आर्टरीज, रीनल वेसल्स पास करेगी। वेसल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स दोनों आ जाते हैं, और आपके जो है रीनल नर्व्स आ जाती है,
ठीक है। आर्टरीज, नर्व्स और वीन्स एंटर करती है वहां पर, और जो है वहां से वेसल्स जो भी वीन्स है वो लीव करती है, और यूरिटर जो है वहां से ठीक है कनेक्टेड होता है, वहां से पास करता है। अब ये जो हो गया, ये कॉन्केव कौन से साइड में प्रेजेंट है, कॉन्केव वाले साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद में जो कॉन्केव वाला साइड होता है जहां पर हाइलम प्रेजेंट होता है, उसके बाद में आ जाता है रीनल पेल्विस। उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज रीनल पेल्विस। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज आ जाती है, रीनल पेल्विस। ठीक है, अब ये जो रीनल पेल्विस है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज योर हाइलम। ठीक है, ये क्या है आपका हाइलम वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, दिस इज हाइलम। और यहाँ पर जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज, ये जो पूरा एरिया प्रेजेंट है इसको हमने पेल्विस कह दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जो है इस तरीके से देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखे जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं वो हम देखेंगे अभी। और इनसे जो निकल के आता है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर बनाया है इसको हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। इसको हम क्या नाम देते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर का है। और जो किडनी होती है इसके अंदर दो पार्ट होता है। रीनल पेल्विस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी। अभी पहले जो मैं जिस तरीके से जिस वे में जा रही हूँ उसको आप याद रखो। मैंने क्या बताया, जो किडनी है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। किडनी के अंदर जो है 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स रीजन होता है, 2 पार्ट्स या फिर 2 रीजन कह दो। ठीक है, 2 रीजन होते हैं। कॉर्टेक्स का रीजन होता है जो कि कहाँ होता है, आउटर साइड होता है। आउटर मतलब किडनी के बाहर की तरफ नहीं प्रेजेंट होता है। आउटर मतलब पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है। पेरिफेरल और आउटर में फर्क है। ये जो किडनी है, यहाँ पर मैंने किडनी ऐसी बनाई है, ये जो किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इसका जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ पर कोई कॉर्टेक्स प्रेजेंट नहीं होता। कॉर्टेक्स जो है इस पूरे किडनी के इस वाले रीजन में, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल के अलावा ये जो सेंटर का रीजन है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय मेड्यूला। तो बीच का जो रीजन होता है दैट इज मेड्यूला। इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल रीजन, सेंट्रली प्रेजेंट है ये, या फिर इनर रीजन। ठीक है, आउटर या फिर इनर, इस तरीके से हम 2 वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी के अंदर वो चीज प्रेजेंट है और किडनी के बाहर कोई चीज प्रेजेंट है, नहीं। किडनी के अंदर ही एक सेंटर का रीजन होता है और एक बाहर का होता है जो मार्जिन वाला एरिया होता है, उसको उस एरिया को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये जो मेड्यूला का रीजन है ये कैसे प्रेजेंट है, पिरामिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो मेड्यूला है वो कैसे प्रेजेंट है, पिरामिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो 2 पिरामिड्स के बीच में आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये जो जगह दिखाई दे रही है 2 पिरामिड्स के बीच में, एक्चुअली जो कॉर्टेक्स होता है वो यहां तक एक्सटेंड करता है। तो हमारा कॉर्टेक्स जो हम बना रहे हैं, इसको मैं अभी शेड करती हूँ एक अच्छे से कलर से। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पोर्शन है, वी कॉल दैट एज दिस पर्टिकुलर एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, मेड्यूला कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पूरे पोर्शन को हमने क्या कह दिया, दिस इज योर कॉर्टेक्स। जो पूरा कंप्लीटली यहाँ पर प्रेजेंट मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज योर कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स यहाँ पर मैंने बनाया है, ये कॉर्टेक्स के अलावा ये जो बीच में जो रीजन में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लो, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो है दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। और यहाँ पर बीच में जो मैंने रीजन बनाया है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर मेड्यूलरी पिरामिड्स और द मेड्यूला। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अभी सब लोग को, व्हाट इज पिरामिड, व्हाट इज मेड्यूला एंड व्हाट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहर वाला पेरिफेरल रीजन होता है जो किडनी के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। जो किडनी के सेंटर में प्रेजेंट होता है दैट इज योर मेड्यूला। मेड्यूला किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पिरामिड्स के फॉर्म में। अब यहाँ पर होता क्या है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का लोकेशन अगर हम देखें तो ये कॉर्टेक्स प्लस मेड्यूला दोनों रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में मेजॉरिटी वाले नेफ्रॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेफ्रॉन्स मेड्यूला तक एक्सटेंड करते हैं। तो नेफ्रॉन्स है क्या चीज, नेफ्रॉन्स वो फिल्टर यूनिट्स है, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर एक्चुअली फिल्टर यूनिट्स। मतलब आपका जो समझ लो वाटर प्यूरिफायर है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर लाइनिंग होता है जहां से कुछ ऐसा पाइपलाइन होता है, उसके अंदर बहुत सारे बारीक बारीक जहां से वाटर आता है और बहुत सारे फिल्ट्रेशन से होते हुए जो है आपको फाइनली एक जगह मिलता है। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स है वो फिल्टर यूनिट्स है। हर एक नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड के अंदर से जो भी मटेरियल, जो भी वेस्ट निकालना है, यूरिनरी वेस्ट के अंदर डालना है, वो सारे वेस्ट मटेरियल नेफ्रॉन से होते हुए एंटर करते हैं। ठीक है, जैसे नेफ्रॉन एक मैं यहाँ पर बना के बता देती हूँ, रेड कलर में कुछ इस तरीके का जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट दिखाई देता है। ठीक है, ये रीनल ट्यूब्यूल बन गया और फिर यहाँ से जो ये ठीक है प्रेजेंट होता है एज इन फॉर्म ऑफ व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर एंटर करते हैं और ये जो है यहाँ से दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई एम अबाउट टू मेक राइट नाउ, ये जो ग्रीन कलर का मैं बता रही हूँ, दिस इज योर हियर दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इनको हम कहते हैं कैलिसिस। ठीक है, इनको सिंगुलर वर्ड है कैलिक्स, मल्टीपल अगर बहुत सारे रहेंगे प्लूरल तो कैलिसिस इनको हम कहते हैं। तो जैसे अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है, माइनर कैलिक्स है।
क्या है ये? माइनर कैलिक्स है। और बहुत सारे कैलिक्स रहेंगे तो वी कॉल देम एज कैलिसेस। माइनर क्यों बोला है? क्योंकि हर एक मेड्यूलरी पिरामिड से वो होते हुए आ रहा है। जब बहुत सारे मेड्यूलरी पिरामिड से होते हुए वो एक अक्खा बना देता है, एक पार्ट बना देता है, उसको हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। तो जैसे ये वाला जो पार्ट हो गया, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? मेजर कैलिक्स। अब बहुत सारे मेजर कैलिक्स, जैसे यहाँ वाला मेजर कैलिक्स, यहाँ वाला मेजर कैलिक्स, इट विल कम टुगेदर एंड फॉर्म द पेल्विस। तो ये जो बीच में रीजन बन गया जहां पर जो है आपका पूरा यूरिन कलेक्ट होता है, दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? पेल्विस। तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल, यहाँ पर भी बहुत सारे क्या प्रेजेंट हो गए? मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट हो गए, यहाँ से भी कलेक्ट होगा और वो फाइनली जो है यहाँ पर इस पूरे रीजन में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पूरे रीजन में जो है ये पूरा कलेक्ट हो जाएगा और इस रीजन को हमने कह दिया है पेल्विस। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? नेफ्रॉन्स देखे, ये फिल्टर यूनिट्स होते हैं, ये हमने समझ लिया था कि क्या होते हैं, ये फिल्टर यूनिट्स होते हैं और इनके अंदर से जब फिल्टर होकर ये एंटर करता है इनटू व्हाट? माइनर कैलिक्स। क्या सबसे पहले एंटर करता है इनटू माइनर कैलिक्स, मतलब कैलिक्स या फिर बहुत सारे कैलिसेस में, फिर ये जाता है बहुत सारे कैलिसेस से होते हुए इनटू व्हाट? इनटू मेजर कैलिक्स। ठीक है, बहुत सारे मेजर कैलिक्स होते हुए फिर मिलाकर बनाते हैं एक पूरा पेल्विस। जो पेल्विस वाला रीजन है वही आगे जाके यूरेटर से कनेक्ट होता है और यूरेटर के अंदर, यूरेटर और किडनी के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो पार्ट को हम हाइलम कहते हैं। तो पेल्विस आने के बाद में फिर हाइलम आता है एंड देन फाइनली इट मूव्स इनटू द यूरेटर और यूरेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में यूरिथ्रा, यूरिथ्रल पैसेज एंड यूरिथ्रल ओपनिंग होकर वो बाहर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेड्यूलरी रीजन होता है, यहां तक समझ में आ गया। कैलिक्स मैंने बता दिया आपको और यहाँ पर जो है बीच में प्रेजेंट ये जो पूरा रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? पेल्विस। इसको हमने क्या कह दिया? पेल्विस। और यहाँ से जो फाइनली जो चीज निकल के आएगी, ठीक है, इसको मैं एक डिफरेंट कलर में बनाती हूँ, पर्पल कलर में बनाते हैं। ये जो फाइनली चीज बनकर आएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइलम। क्योंकि ये एक्चुअल में हाइलम इज एक्चुअली व्हाट इज हाइलम? हाइलम इज दिस पार्ट। ठीक है, ये नॉच होता है। हाइलम इज व्हाट? हाइलम इज अ नॉच। तो हाइलम क्या है? हाइलम जो होता है कॉन्केव सरफेस पर है, दिस इज अ नॉच। इट इज एक्चुअली अ नॉच जो कहां पर प्रेजेंट होता है? कॉन्केव सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सपोज करो ये हमारे राइट साइड की किडनी है, ठीक है, मेरा जो है ये राइट साइड है, राइट हैंड है, तो इसका जो कॉन्केव वाला सरफेस होगा वो इस तरीके से फेस किया हुआ होगा। तो यहाँ वाले कॉन्केव सरफेस का जो ओपनिंग है जहां से सारे यूरिटर्स और ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं, नर्व्स एंटर कर रही है, उस नॉच को या फिर उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? अब ये नॉच क्या होता है? हाइलम होता है। रीनल पेल्विस जो होता है एक्चुअली क्या करता है? जो रीनल पेल्विस होता है इसका रोल क्या है? तो इट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मेजर कैलिसिस। बहुत सारे मेजर कैलिसिस के अंदर जो ब्लड, जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, जितना फॉर्मेशन हुआ उसको कलेक्ट करना और एक जगह पे कलेक्ट करके रखना, ये कौन सी जगह पे पहुंचाता है? रीनल पेल्विस पे पहुंचाता है। मेजर कैलिक्स कहाँ से यूरिन को ठीक है कलेक्ट करते हैं? फ्रॉम माइनर कैलिक्स। यहाँ तक समझ में आ गया है? नेफ्रॉन्स का अभी हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नेफ्रॉन अभी हम देखेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है ये अभी हम समझेंगे। नेफ्रॉन जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट। सबसे पहली बात जो आपको सुनते साथ दिमाग में लानी है, ये फंक्शनल यूनिट है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल या फिर रीनल ट्यूब्यूल, जो भी आप कह सकते हो। ग्लोमेरुलस जो होता है, व्हाट इज ग्लोमेरुलस नाउ? व्हाट इज ग्लोमेरुलस? यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हमको देखना क्या है? हमें देखना है जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखना है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा ग्लोमेरुलस। तो इस तरीके से जो है कुछ इसकी कैपिलरीज का जो है पूरा क्या बनता है? टफ कैपिलरीज ये बनाते हैं। बहुत सारे जो है कैपिलरीज यहाँ से आते हुए एंटर करते हैं और इस तरीके से जो है ये टफ कैपिलरीज बनाते हैं और फिर फाइनली दे मूव आउट। ठीक है, अब इनके बाहर जो कैविटी मिलती है, जो इसकी कवरिंग मिलती है एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज योर बोमेन्स कैप्सूल। ये जो ठीक है डबल वॉल्ड कवरिंग मिली है, कौन सी होती है ये? डबल वॉल्ड कवरिंग, ठीक है, या फिर कैप्सूल कवरिंग हो या फिर कैप्सूल हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बोमेन्स कैप्सूल। ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्फीजियन ट्यूब्यूल। और इसका दूसरा नाम क्या है? रीनल कॉर्पस्कल। इसका दूसरा नाम क्या है? रीनल कॉर्पस्कल। ये सारे नाम किसके हैं? माल्फीजियन ट्यूब्यूल या फिर बोमेन्स कैप्सूल के हैं। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पर मिला, इसका पहला कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? पीसीटी। और ये पीसीटी नीचे जाके बनाता है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम नाम देते हैं डीसीटी, हेनलीज लूप। ठीक है, अब हेनलीज लूप के बाद में वापस से एक कॉइल स्ट्रक्चर आता है विच वी कॉल दैट एज
DCT, और ये DCT जो है वो नीचे जाता है और यहाँ से दूसरे डक्ट्स यहाँ पर एंटर करते हैं इस तरीके से, एंड दे फाइनली ओपन अप, और ये बनाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, जो फाइनल डक्ट बना है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जो देखा, यहाँ पर आके हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले इसका नेम याद कर लो, हर एक चीज के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी, कौन सी चीज क्या है, क्या काम करती है। जितना मैं नेमिंग अभी बता रही हूँ उतना नेमिंग आप लोग को याद कर लेना है। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है इतना याद रखना है, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती है, कैसी होती है, क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे। फिर ये जो कैप्सूल बना हुआ है, ये जो कैविटी बनी है, दिस इज डबल वॉल्ड कैविटी और कवरिंग विच वी कॉल दैट एज कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। फिर पहला कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आता है, दिस इज अ कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। मतलब कॉन्वोल्यूटेड है मतलब बहुत ज्यादा वो अपने अंदर ही गोल घुमा हुआ पार्ट है। कॉन्वोल्यूटेड है मतलब कैसा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टर्न्स आए हुए हैं, जैसे वायर होता है स्प्रिंग के जैसा, वैसे ही वो बहुत सारे टर्न्स आया हुआ एक पाथवे है, जिसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों बोला है, क्योंकि ये सीधा सीधा ट्यूब्यूल नहीं जा रहा है, ये बहुत ज्यादा घूम कर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाकर फिर नीचे जाता है टू मेक फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हेनलीज लूप। इसको हम क्या कहते हैं, हेनलीज लूप कहते हैं। हेनलीज लूप जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट, और दूसरा होता है असेंडिंग पार्ट, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है असेंडिंग पार्ट। ये जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग मतलब ये पूरा हेनलीज लूप है, राइट। अब जो ब्लड है या फिर जो भी यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो यहाँ से होता हुआ स्टार्ट होगा और ये फाइनली एंटर करेगा इनटू दिस पार्ट। तो पहले जो है ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है या फिर जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, फाइन। ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब जो लूप का ये वाला जो पोर्शन है वी कॉल दैट एज डिसेंडिंग लूप। फिर यहाँ पर आ जाता है एक्चुअल में लूप, और फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ पर क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो वी कॉल दैट एज असेंडिंग लूप। तो इसको हम क्या कह देते हैं, असेंडिंग लूप कह देते हैं। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप हो गया, ये हेनलीज लूप का पार्ट था। अब ऊपर जाओगे तो आपको ये रीजन मिलेगा, वापस से एक कैसा पार्ट मिलेगा, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट मिलेगा। इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एक होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये नाम किस बेसिस पर आया है, प्रॉक्सिमल मतलब जो किससे ज्यादा नजदीक है, प्रॉक्सिमल नियरर टू द टिश्यू से जो ज्यादा नजदीक है दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। और डिस्टल जो होता है दैट इज फार या फिर कंपैरेटिवली जो है दूर है, फार फ्रॉम टिश्यू, ठीक है, फार फ्रॉम टिश्यू। कैसा, कंपैरेटिवली ज्यादा नजदीक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो है फाइनली क्या बनाता है, अपना कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक मेजर कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं जो कि एंटर करता है इनटू द यूरेटर। नीचे जाके बहुत सारे ऐसे डक्ट आएंगे और फिर वो फाइनली क्या बना देगा, यूरेटर बना देगा। यहाँ तक ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ये जो कैपिलरीज या फिर जो ग्लोमेरुलस होता है ये होता क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट ग्लोमेरुलस। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज टफ्ट मतलब कैसा, कवरिंग, जो ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज मतलब बहुत सारी आर्टेरियोल्स और विन्यूल्स का जो पूरा गुच्छा होता है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। टफ्ट मतलब गुच्छा, किसी भी चीज का जो क्या है हमारे पास कोई वो है, ठीक है, कलेक्शन है, उसको हम कहते हैं टफ्ट जो होता है यहाँ पर किसका बना होता है, मेजरली जो ग्लोमेरुलस है दैट इज मेड अप ऑफ आर्टेरियोल्स, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर क्या आ जाएंगे, आर्टेरियोल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास में जो है आर्टेरियोल्स देखने को मिलते हैं। अब इसका जो पूरा गुच्छा होता है वी कॉल देम एज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और दी ग्लोमेरुलस। अब ये जो आर्टेरियोल्स होते हैं ये दो टाइप के आर्टेरियोल मिलते हैं। दो टाइप के आर्टेरियोल के अंदर एक तो टाइप आ जाता है, ठीक है, एक वी कॉल दैट एज, ठीक है, आर्टेरियोल, द अफेरेंट आर्टेरियोल जो लेकर आ रहा है, जो कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस के टुवर्ड्स लेकर आ रहा है, मतलब दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस के पास जो लेकर आ रहा है दैट इज आर्टेरियल, ठीक है, दिस अफेरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ से लेकर जो निकल रहा है बाहर की तरफ दैट इज योर इफरेंट आर्टेरियोल। तो दो तरीके के क्या मिलते हैं हमारे पास में, आर्टेरियोल्स देखे जाते हैं। याद रहेगा, इतना याद रहेगा आप लोगों को, एक अफेरेंट होता है जो लेकर आता है टुवर्ड्स द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन, और फिर जो लेकर जाता है उसको हम नाम दे देते हैं एज इफरेंट और अफेरेंट, ठीक है। थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है यहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल आएगा और बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा आ जाता है माल्फिजियन बॉडी, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, माल्फिजियन बॉडी इसको हम कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी हो गया। अब इसके आगे जो है ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, इसको समझो, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको देखना है दिस पर्टिकुलर डबल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बोमेंस कैप्सूल, या फिर डबल वॉल का कवरिंग कैप्सूल होता है उसको बोमेंस कैप्सूल माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। याद रखना है यहाँ पर ये चीज कि माल्फिजियन जो है ना, माल्फिजियन बॉडी, वैसा ही एक और एक वर्ड आपको आगे, ठीक है, हमने जो है 11th के इसमें पढ़ा है
कॉकरोच वाले सेक्शन के अंदर माल्फिजियन ट्यूब्यूल वहां पर देखा जाता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर डाइजेशन में जो मिलता है दैट इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल ये किसके अंदर मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, और ये हमने कहाँ देखा है, कॉकरोचेस में देखा है। कॉकरोचेस के अंदर ये हमने ये पार्ट पढ़ा है, आर्थ्रोपोड के कॉकरोचेस में पढ़ा है। बट माल्फिजियन बॉडी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो पार्ट मिलता है दैट इज नॉट कॉल्ड माल्फिजियन ट्यूब्यूल, उसको हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब इसके सारे नाम जो है वापस से हम एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ये इस तरीके का है, कोई टफ ऑफ कैपिलरीज होती है, ये मैंने बता दिया। फिर प्रॉक्सिमल जो नियरर जो पार्ट होता है, इसके आगे ये पहला ट्यूब्यूल आ जाता है जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। कॉन्वोल्यूटेड क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वोल्यूटेड मतलब कैसा, स्पाइरल शेप, या फिर कैसा होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बहुत ज्यादा टर्निंग्स वाला होता है, टर्न्ड होता है बहुत ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमा हुआ मिला हुआ राउंडेड शेप का होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो इसको मैंने ऐसे खोल के बताया है, बट इट इज लाइक इस तरीके से गोल घुमाया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूटेड। इस तरीके से होता है वो डीप में, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। क्यों बोला है, क्योंकि ये जो है नेफ्रॉन्स के जो बोमेंस कैप्सूल है उससे नजदीक प्रेजेंट है, उसको हमने प्रॉक्सिमल कहा। जो ग्लोमेरुलस या फिर ये माल्फिजियन बॉडी के दूर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब नीचे जो चीज मिलती है दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको हम कहते हैं हेनलीज लूप। हेनलीज लूप का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का ये होता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इसका ये दूसरा नाम नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बताया है कि इट इज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर पिन। जो आपने हेयर पिन कभी लगाई होगी इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप। ठीक है, तो क्यों उसको ऐसा बोला है, क्योंकि ये किसके शेप का होता है, ये हेनलीज लूप इसके शेप का मिलता है। फाइन, नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे अबाउट, नेक्स्ट जो है अभी जो हेयरपिन लूप, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर का जो हेनलीज लूप है, इसके दो जो है लिम्स होते हैं। एक होता है पहला लिम दैट इज द असेंडिंग डिसेंडिंग लिम, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द डिसेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम यहाँ पर मिलता है। असेंडिंग लिम जो है ये वाला लिम है, दिस इज योर असेंडिंग लिम। और असेंडिंग लिम जो होता है एक्चुअली ऊपर लेके जाने का काम करता है, डीसीटी के टूवर्ड्स लेके जाने का काम करता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लिम। अब ये जो डीसीटी होता है ये नीचे की तरफ फाइनली बनाता है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आते हैं और फिर फाइनली जो है वो नीचे इट मीट्स इन द पेल्विस रीजन, जो पेल्विस से होता हुआ फिर जो है कलेक्टिंग पेल्विस आता है, और पेल्विस से फिर फाइनली बहुत सारे यूरिटर्स जो है, ये जो जितने भी फाइनली वो पेल्विस में आता है, पेल्विस से फिर इट विल मूव इनटू द यूरिटर। समझ में आ गया, पेल्विस से होते हुए वो यूरिटर में जाता है। नेफ्रॉन जो है कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पर से बता देती हूँ। दिस इज द किडनी। एक्चुअली जो नेफ्रॉन होते हैं कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ वाला जो साइड है दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पर होते हैं क्या, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दैट इज योर ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये प्रेजेंट है आपका बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल दिखाई दे दिया और ये ग्लोमेरुलस दिखाई दे दिया। यहाँ पर जो है ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। फाइनली जो है यहाँ पर बनता है पहला वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर नीचे आ जाता है अपना हेनलीज लूप। फिर फाइनली ऊपर की तरफ आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर वो नीचे जाता है एज कलेक्टिंग डक्ट। और ऐसे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे कोई नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कोई नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा। ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट जो है इधर से होते हुए कहां पर एंटर करते हैं, इनटू दीज कैलिक्स। ये कैलिक्स कौन से है, माइनर कैलिक्स है। ऐसे बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलते हैं और फिर फाइनली एक बड़ा कैलिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 माइनर कैलिक्स मिले 3 मेडुलरी पिरामिड में से, और ये फाइनली जो है बड़े कैलिक्स में एंटर करते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े कैलिक्स मिलते हैं और ये फाइनली जब एंटर करते हैं, दिस इज द पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में पूरा जो यूरिन फॉर्म हुआ है वो एंटर करता है और पेल्विस से होता हुआ फिर वो यूरिटर में जाएगा। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर जो है कैसा हो गया है, व्हाट वी कैन से मर्ज हो गया है, बहुत ज्यादा मैसी हो गया है। बट यहाँ पर आपको समझने के लिए आई एम ड्रॉइंग इट अगेन कि यहाँ पर जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलते हैं, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट, जैसे यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आया, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आया, फाइनली एक बड़ा कलेक्टिंग डक्ट होता है जो कि एंटर करता है इनटू दिस कैलिक्स। दिस पर्टिकुलर कैलिक्स इज योर माइनर कैलिक्स। फिर ऐसे यहाँ से जो रहेगा वो एंटर करेगा इनटू दिस कैलिक्स विच इज द माइनर कैलिक्स। यहाँ से एंटर किया हुआ माइनर कैलिक्स। ऐसे बहुत सारे कैलिक्स मिलकर ये एक बड़ा कैलिक्स बनाते हैं। ये जो पूरा पोर्शन है ये बड़े कैलिक्स का पोर्शन है। दिस इज द बिगर कैलिक्स कॉल्ड एज मेजर कैलिक्स। ऐसे कितने मेजर कैलिक्स हमें मिलेंगे, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक माइनर कैलिक्स होगा, ऐसे बहुत सारे जो है मिलकर एक बड़ा कैलिक्स बनाएंगे। दिस मेजर कैलिक्स, दिस मेजर कैलिक्स, यहाँ से कोई मेजर कैलिक्स आएगा तो फाइनली ये जो भी यूरिन है ये इधर वाले रीजन में पूरा फिल हो जाएगा। दिस पर्टिकुलर रीजन इज योर पेल्विस रीजन। याद रखना है किडनी का पेल्विस रीजन होता है। पेल्विस रीजन के बाद में फाइनली इसको बाहर जाना है थ्रू हाइलम, तो वो एंटर करेगा इनटू द यूरिटर। एक बार मैं आपको ना हमने जो है पूरा क्या समझ लिया, पाथवे समझ लिया। ठीक है, अब एक्चुअल में डीप में अगर हम देखें तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, हमारा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से होता है। फिल्ट्रेशन होने के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स थे। अब ये नेफ्रॉन जो है इसको फंक्शनल यूनिट बोला है, ये कुछ ना कुछ तो इसका फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मैकेनिज्म होता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है। तो उसी नेफ्रॉन को हमें समझना है। हम ओवरऑल किडनी को समझकर पूरा हम ठीक है ये नेफ्रॉन का जो ये जो यूरिन फॉर्मेशन है वो नहीं समझ सकते। फॉर दैट पर्पस हमें नेफ्रॉन को समझना
पड़ेगा। उसके अंदर जो मेन काम की चीज है, जैसे कि आप समझ रहे हो क्लॉक कैसे काम करती है, तो आप क्लॉक को देख देख कर तो नहीं समझोगे, आपको एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि उसके पीछे एक सेल लगा होता है जिससे वो काम करता है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल यूनिट है जो एक्चुअल में क्लॉक को चला रहा है, दैट इज द सेल बिहाइंड इट। ठीक है, उस सेल को आप समझोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड वगैरह जो भी केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, ऑल दैट यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये काम कैसे करता है। वैसे ही आपकी किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वो उसका फंक्शनिंग अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारा नेफ्रॉन है उसका था पहला स्ट्रक्चर था ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे मैंने बनाया है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया हाइलम से क्या क्या पास करते हैं, आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स जो भी है, वीन्स है, और अपना जो हाइलम से यूरेटर पास करता है। ठीक है, तो आर्टरी जो होती है वो एक्चुअली ब्लड लेकर जाती है और वीन जो होता है वहां से ब्लड लेकर आता है। आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, तो यहाँ से ब्लड पहले एंटर करता है, सपोज करते हैं यहाँ से एंटर करता है। तो ये जो आपका आर्टेरियोल है, दिस इज विच आर्टेरियोल, अफेरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि ये ब्लड लेकर आ रहा है किधर की तरफ, ग्लोमेरुलस की तरफ। तो दिस इज योर अफेरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ पर जो भी फिल्ट्रेशन हुआ, जो भी काम है, मैं आगे बताऊंगी क्या काम हो रहा है, वो फाइनली जो ब्लड है यहाँ से एग्जिट भी करना चाहिए, ये ग्लोमेरुलस से निकलना भी चाहिए। तो ये निकलने का रास्ता है जिसको हम कह देते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल यहां से लेकर जाएगा, इट टेक्स अवे फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है, अफेरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल में फर्क कैसे समझोगे, तो इट ब्रिंग्स ब्लड टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। किधर की तरफ ला रहा है, वो फिल्ट्रेशन करवाने के लिए लेकर आ रहा है, ग्लोमेरुलस की तरफ लेकर आ रहा है। इफरेंट आर्टेरियोल टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये याद रहेगा, इतना याद रहेगा। अब ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है ये आगे जाके आपका क्या बनाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, फॉर्म्स पेरिट्यूबुलर। अब ये ब्लड लेके जा कहाँ रहा है, बाहर साइड लेके जाता है क्या, नहीं, वो नीचे की तरफ लेके जाता है टुवर्ड्स दी हेनलीज लूप। ठीक है, वो हेनलीज लूप की तरफ लेकर जाता है। तो इसको जो हेनलीज लूप की तरफ जो वो स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क बनाता है, उसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अगर हम यहाँ पर नेफ्रॉन में देखें तो ये आपका क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है, ये क्या है आपका अफेरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट वाला पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, अफेरेंट वाला पार्ट है। ये जो अफेरेंट वाला पार्ट और इफरेंट के बाद में अगर आप देखो तो ये जो एक्चुअल में जो है आपका ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ये यहाँ पर पूरा मूव करता हुआ चलेगा इस तरीके से, इसको पूरा ठीक है एनसर्कल कर देगा, इसके साथ साथ चलता जाएगा, एंड फाइनली ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से एंटर करवाएगा। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज यहाँ पर बनी है इसी की ब्रांचिंग होती है। ठीक है, इसी की ब्रांचिंग होती है, एंड फाइनली ये जो है इधर से भी इसको कवर करता हुआ आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपिलरीज है बेसिकली ये इसको दोनों तरफ से क्या कर रही है, वॉल इसके आसपास प्रेजेंट है। अब इनके बीच में क्या बनते हैं, इस तरीके के ये बनते हैं, यू कैन सी हियर, थोड़ा जूम करके मैं बता रही हूँ, इसके बीच में क्या बनते हैं, इस तरीके के पाथवे बनते हैं जो उसको कनेक्ट करके रखते हैं, कौन सी, दोनों साइड की कैपिलरीज को कनेक्ट करके रखते हैं। तो जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल था वो एक्चुअली इन सबको क्या करता है, पूरा एनसर्कल कर देता है, आपके पीसीटी को, आपके हेनलीज लूप को पूरा एनसर्कल कर देता है और बीच बीच में से पाथवे बनाता है। इससे क्या होता है, जो भी ब्लड का ट्रांसफर है वासा रेक्टा, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, जो स्ट्रेट बना है उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा, और यहाँ पर जो पार्ट बना है इसे हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पूरा आपका मिलाकर क्या बनाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। व्हाट इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि किससे बनी हुई है, आपके जो ये है, ठीक है, कैपिलरीज जो है आपकी किससे बनी हुई है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल का आगे वाला पार्ट मेक्स दी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है ये कहाँ कहाँ मिलती है, ये कहाँ कहाँ इट इज फाउंड अराउंड वेयर, पीसीटी के बाद में मिलता है ये हेनलीज लूप में। इतना जो रीजन है हेनलीज लूप तक का, यहाँ पर जो है इसका प्रेजेंस देखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या काम करता है ये हम आगे देखेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम हम अच्छे से इसका काम देखेंगे, ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने का काम करता है, वॉट एवर द वर्क फंक्शन, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर अच्छे से समझ रहे हैं और उसका पाथवे समझ रहे हैं। तो ग्लोमेरुलस यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस अच्छे से समझ में आ गया, इफरेंट आर्टेरियोल फाइनली आगे जाके क्या बनाता है समझ में आ गया। अब दूसरा आ जाता है पीसीटी। ये जो पीसीटी होता है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं समझ में आ गया, प्रॉक्सिमल क्योंकि इट इज नियर, प्रॉक्सिमल मतलब नियर, डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब नियर। याद रखना है, नियर टू व्हाट, नियर टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के नजदीक होने की वजह से इसको हम प्रॉक्सिमल वाला पार्ट कहते हैं। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में ये प्रेजेंट है इसलिए इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जो डीसीटी होता है इसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डीसीटी को वी कॉल दैट एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल वाला जो है ये दूर प्रेजेंट है, दूर है ये। ठीक है, फार फ्रॉम ग्लोमेरुलस।
ठीक है, या फिर आपके जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है उसके बाद वाले पार्ट में आता है, आगे लेटर वाले पार्ट में आता है, इसीलिए उसको हम बाद में ऐड करने का, इसलिए उसका नाम क्या होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम। हेनलीज लूप के अंदर 2 लिम्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो डीसीटी होता है वो फाइनली इट मेक्स व्हाट, कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट मिलाकर एक फाइनल कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं जो ओपन होता है इनटू दी मेडुलरी पिरामिड से होते हुए या फिर कॉर्टिकल रीजन से होते हुए इट विल गो इनटू दी कैलिसिस, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स एंड देन इनटू दी पेल्विस, और पेल्विस के बाद में इट विल एंटर इनटू दी यूरेटर। ठीक है, यूरेटर तक का रास्ता समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखो जो अपने नेफ्रॉन्स होते हैं ये 2 टाइप के मिलते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, जक्स्टा मेड्यूलरी, जिसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। इनका नाम पहले तो याद कर लो, क्यों ऐसा नाम रखा गया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला मैंने क्या बताया, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इनका जो हेनलीज लूप होता है, ये हेनलीज लूप सिर्फ हेनलीज लूप इज प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन में रहता है एंड स्लाइटली एक्सटेंड्स, ये स्लाइटली एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड टिल मेड्यूला या फिर मेड्यूलरी पिरामिड्स। मेड पिरामिड्स मतलब मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, तो मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर वो थोड़ा सा ही जा रहा है, वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। बट जो जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं, हेनलीज लूप इनका कहां तक जाता है, जो ऐसे टाइप के नेफ्रॉन्स मिलते हैं, हेनलीज लूप एक्सटेंड डीप इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है, तो मेड्यूलरी पिरामिड के डीप वाले रीजन तक जाने वाले जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हम कौन से हो जाते हैं, वो कॉर्टिकल हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है, और फिर फाइनली जो है इस तरीके से यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से अगेन एक ठीक है नेफ्रॉन बना रही हूँ मैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड फाइनली इट मूव्स डीप और फाइनली एक जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन गया। तो इधर और इसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखो तो ये जो है बहुत कम रीजन तक जा रहा है, ये मीडियम रीजन तक जा रहा है, ये डीप जा रहा है। तो इसको जो है इस पर्टिकुलर पार्ट को हम किस में ऐड करेंगे, कॉर्टिकल में ऐड करेंगे। ये डीप जा रहा है, ठीक है, कितना भी तो ये डीप जा रहा है अंदर तक, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेड्यूलरी। और ये बहुत ज्यादा डीप जा रहा है, दिस विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी जक्स्टा मेड्यूलरी। इन सबका कौन सा वाला पार्ट है जो मेड्यूलरी रीजन तक एक्सटेंड करता है, दैट इज योर हेनलीज लूप। याद रखना है पूरा ये जो पार्ट है ऊपर का पार्ट, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका बोमेन्स कैप्सूल आ जाता है। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है ना, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है या फिर जो जक्स्टा मेड्यूलरी होता है। नेफ्रॉन के जो ग्लोमेरुलस है, बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी, ऑलवेज in cortical region only, मतलब ये कहीं और जाएगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में ही मिलेगा। ये कौन से रीजन में मिलेगा, हमेशा आपको कॉर्टिकल रीजन में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने रीजन में मिलेगा। बट जो चीज आपकी डिसाइड करती है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या फिर जक्स्टा मेड्यूलरी हो, दैट इज दी हेनलीज लूप। अगर हेनलीज लूप थोड़ा सा ही इंसर्ट हुआ है, थोड़ा ही मेड्यूलरी रीजन तक वो पहुंचा है, देन दैट विल बी इंक्लूडेड इन व्हाट, इन योर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जो अगर वो डीप गया है, ठीक है, जक्स्टा मेड्यूलरी, जिसको हम मेड्यूलरी रीजन के अंदर कहते हैं, उसे हम कहेंगे जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। क्लियर है यहाँ तक कि अब जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये कितने प्रेजेंट होते हैं, ये नियर अबाउट 15% होते हैं। मतलब हर 100 नेफ्रॉन में से 15% लगभग जो है आपके जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन होते हैं। बाकी के 85% जो मैक्सिमम होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन वाले ही होते हैं, उनके अंदर जो है हेनलीज लूप ज्यादा डीप नहीं जाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर हमने समझ लिया। अब आगे हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, बट उससे पहले जो डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है हमारा रीनल सिस्टम, जो यूरिनरी सिस्टम है, उसके बाद में हमने पार्ट्स देखे थे, उसके बारे में कौन से पार्ट्स होते हैं। सो वी हैव 2 किडनीज, देन ये क्या चीज है, दिस रेड कलर में जो बनाया हुआ है दैट इज रीनल आर्टरी। ये है रीनल आर्टरी और इसके बाजू में प्रेजेंट होती है रीनल आर्टरी, और यहाँ साइड प्रेजेंट होता है इंफीरियर वेना कावा का पार्ट। सो जो आपकी रीनल आर्टरी होती है दैट इज द पार्ट ऑफ योर आयोटा के पार्ट से वो बनकर आती है। ठीक है, नीचे की तरफ आपका एब्डोमिनल आयोटा, थोरासिक आयोटा जो भी प्रेजेंट होता है उसके ही पार्ट से उसकी ब्रांचेस बनकर रीनल आर्टरी बनती है। ठीक है, एब्डोमिनल आयोटा की ब्रांच होती है रीनल आर्टरी। फिर उसके बाद में आ जाता है ये जो ब्लू पर्पलिश कलर से बना है दैट इज योर रीनल वीन। जो वीन है दैट इज द पार्ट ऑफ योर इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, जो
रीनल वीन्स होती है, ये सब मिलाकर जाके दे मर्ज इनटू व्हाट, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट से आ रही है। अब यहाँ पे 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, ये तो पता है। अब किडनी के अंदर की बात की गई है वहां साइड, और फिर क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर ऑफ यूरिटर होते हैं, मतलब 2 यूरिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मिलके जाके बना, ठीक है, ज्वाइन करते हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितना है हमारे पास में, एक बॉडी के अंदर एक प्रेजेंट होता है। यूरिथ्रा इज द फाइनल पैसेज, ठीक है, जहां से यूरिन जो है पास होता है। फाइनली जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, ठीक है। सो यूरिथ्रा इज द पैसेज एंड यूरिथ्रल ओपनिंग इज द आउटर ओपनिंग जहां से यूरिन पास होता है, जो उसका मेन गेट है, ठीक है, जो एंट्री या एग्जिट का जो गेट है। अब किडनी को अगर हम, ठीक है, सेक्शन अगर उसका लेकर देखें तो जो ये पार्ट है, जो मिडल मोस्ट पार्ट होता है, जो सेंटर पार्ट होता है, जहां पर सारा यूरिन कलेक्ट होकर फाइनली यूरिटर से मिलता है, उस पार्ट को हम पेल्विस कहते हैं, ठीक है। और पहली बात कि इसके 2 सर्फेस होते हैं, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, और ये वाला जो सरफेस है दिस इज योर कॉनकेव सरफेस। ये सब हमने पढ़ लिया। अब इसके अंदर के पार्ट्स हमने देख लिए। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट्स बने हैं ये पिरामिड्स है। कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, मेडुला के अंदर आते हैं। तो ये वाला जो रीजन है मेडुला है, और उसके बाजू में ये जो पेरिफेरली प्रेजेंट है दैट इज योर कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के रीजन का एक पार्ट हो गया, और कॉर्टेक्स जो रहता है मेडुला के जो पिरामिड्स है इनके बीच तक के एक्सटेंड करता है, विच वी कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। यहां तक समझ आ गया। अब ये जो इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये, इसको हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं या तो फिर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसको हम एड्रीनल भी कहते हैं या तो फिर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, रीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब ये बात हो गई ह्यूमन, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम की। फिर बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन जिसको हम कहते हैं, दैट इज द डायग्रामेटिक सेक्शन। कौन सा सेक्शन है याद रखना है, लॉन्जिट्यूडनल या फिर कोरोनल सेक्शन भी आप इसे कह सकते हो। ये मेडुलरी पिरामिड है, ठीक है। ये क्या है, ये मेडुलरी पिरामिड, दिस इज योर कैलिक्स। ये मेडुलरी पिरामिड ये तो पता ही है। कैलिक्स कौन से पार्ट होते हैं, 2 कैलिक्स होते हैं हमारे पास में, एक माइनर होता है एक मेजर होता है। तो बेसिकली इनको इन सब पार्ट्स को क्या बोला है, कैलिक्स बोला है। रीनल आर्टरी जो रेड कलर की वो रीनल आर्टरी है, जो ब्लू कलर की वो वीन है, वो तो पता ही है, ठीक है। फिर आ जाता है रीनल कॉलम जिसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी भी कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर आता है कॉर्टेक्स, रीनल कैप्सूल, बाहर कैप्सूल होता है, टफ कैप्सूल होता है ये। फिर आता है पेल्विस एंड देन फाइनली यूरिटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। क्या देखा था हमने, ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस किससे बना होता है, एक वो आर्टरी का पार्ट होता है, कैपिलरी होता है, जो कि एक्चुअल में ग्लोमेरुलस तक पहले पहुंचता है। तो जो लेकर जा रहा है ब्लड को, वो जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, अफरेंट आर्टेरियल का पार्ट है, जो यहाँ से फाइनली ग्लोमेरुलस से बाहर की तरफ लेकर जा रहा है, दैट इज योर इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल जो रहता है वो आगे जाके ब्रांचेस करता है और किसको सराउंड कर लेता है, ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर लेता है, हेनलीज लूप को सराउंड कर लेता है। जब वो ट्यूब्यूल्स को सराउंड करता है तब हमसे क्या कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और जब ये स्ट्रेट जो हेनलीज लूप प्रेजेंट है उसके आसपास पैरेलली प्रेजेंट होता है, उसको सराउंड करता है, तो वहां पर हम इसे कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और एक होता है वासा रेक्टा। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इसको हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कौन सी किसकी ब्रांचेस का है, किसकी ब्रांचेस में आता है, इफरेंट आर्टेरियल की ब्रांचेस में आता है। इफरेंट आर्टेरियल की जो ब्रांचेस जो ट्यूब्यूल्स के आसपास मिलती है उसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब नेफ्रॉन के पार्ट के अंदर आपका एक ग्लोमेरुलस हो गया। पहली चीज, ग्लोमेरुलस के 2 होते हैं, एक जो वहां से ब्लड लेकर आ रहा है दैट इज अफेरेंट, और जो ग्लोमेरुलस से लेके जा रहा है दैट इज इफरेंट। फिर यहाँ पे आ जाता है येलो कलर का कैप्सूल, ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, माल्फीजियन बॉडी या फिर बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। देन फाइनली वो बनाता है पहले प्रॉक्सिमल पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और फिर डीसीटी आता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट आते हैं, ठीक है। यही सब नेमिंग यहाँ पर दी गई है, कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी, पीसीटी, यही सब यहाँ पर। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, जो कि हमने ब्लड वेसल्स वगैरह, डक्ट, ट्यूब्यूल वगैरह सब देख लिया। अगर हम, ठीक है, माल्फीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल की बात करें, पूरे रीनल कॉर्पस्कल की बात करें, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, ग्लोमेरुलस आ जाता है जिसके अफरेंट इफरेंट होते हैं। दिस इज बॉमेंस कैप्सूल। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है ये क्या चीज है, फर्स्टली तो ये क्या है, दिस इज योर कैपिलरी, जो आर्टेरियल है उसका पूरा पाथ है। तो जो कैपिलरी होती है या फिर जो भी आर्टेरियल होता है उनका खुद का एक लाइनिंग होता है। अब उस लाइनिंग के अलावा अगर आप ये देखो, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है ये अंदर फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है। एक्चुअली ये जो, ठीक है, लाइनिंग बनी है दिस इज ऑफ बॉमेंस कैप्सूल। तो बॉमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड पार्ट होता है, पहली बात ये। तो बॉमेंस कैप्सूल कैसा हो जाता है, डबल वॉल्ड होता है। तो 2 वॉल का बना हुआ है, 2 वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, बॉमेंस कैप्सूल के अंदर का कैविटी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सारा फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये जो ये फॉर्म हुआ है इसका जो लेयरिंग अगर हम देखें तो कैसा लेयरिंग देखा जाता है, दैट यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर से क्या आ गई है। सबसे पहले अफरेंट आर्टेरियल आया, अफरेंट आर्टेरियल यहाँ से एंटर करता है और यहाँ पर से जो है उसके सारे ब्रांचेस होते हैं, ऑल द ब्रांचेस, जो भी फॉर्मेशन होना है ब्रांचेस का वो सब यहाँ पर बनता है, ठीक है। एंड देन फाइनली यहाँ से जो है वो इफरेंट आर्टेरियल बन के निकलता है। अगर इसको हम आउटलाइन कर दे एज ऑफ द बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बॉमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है इस तरीके से,
ठीक है। अब अगर हम यहाँ की लाइनिंग देखें तो पहली लाइनिंग किसकी आ जाती है, ये पूरे आर्टेरियल की लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, आर्टेरियल्स जो होते हैं उनकी जो वॉल होती है, जो आर्टेरियल जैसा सपोज करो इस तरीके की आर्टेरियल है, तो इनकी जो वॉल होती है ये कौन से सेल से बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। इनकी लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो पहली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम। किसका है स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ पर जो प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम वो पूरा पार्ट आ जाता है। ठीक है, सो दिस व्हाइट कलर इज स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि किसका पार्ट है, आर्टेरियल का पार्ट है। ठीक है, आर्टेरियल का पार्ट है। फिर आ जाता है नीचे की तरफ, बीच में एक आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक लाइन करने वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फाइन। फिर आ जाता है किसका, फाइनल वॉल आ जाता है। फाइनल वॉल कम्स ऑफ बॉमेंस कैप्सूल। तो ये है बॉमेंस कैप्सूल का लाइनिंग। ठीक है, अब ये जो बॉमेंस कैप्सूल का लाइनिंग होता है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम की तरह ना दिखते हुए ये कैसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से पोडोसाइट्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पोडोसाइट्स बने होते हैं, ऐसे शेप के वो होते हैं। बहुत सारे पोडोसाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो उसको लाइन करते हैं। पोडोसाइट्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन सेल्स का, इनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ठीक है, और ये जो बीच में ग्रीन कलर का मैंने बनाया है दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक और बार हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा था जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है। वैसे ही कुछ बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर भी देखा जाता है। नाउ ये जो पोडोसाइट्स है इनका नाम कहाँ से आया, पोडा रिलेटेड टू लिम्स। तो ये जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके पास में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, और यहाँ पे इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनको हम कहते हैं पोडोसाइट्स। ये जो स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स है ये एक्चुअल में क्या करते हैं, इसको लाइन करते हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में स्पेसेस बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो सेल्स होते हैं इनके बीच में स्लिट लाइक ओपनिंग्स बनी होती है। तो ये जो है ये पोडोसाइट्स जहाँ पर प्रेजेंट है वहां पर तो कोई एक्सचेंज होने के लिए क्या हो गया, वहां पे सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ से कोई चीज अगर एक्सचेंज होकर आना चाहेगी सो दे हैव टू क्रॉस द पोडोसाइट। लेकिन जहां पर पोडोसाइट प्रेजेंट नहीं है वहां पर एक ओपनिंग बन गई है, वहां पे एक स्लिट लाइक क्या बन गई है, ओपनिंग बन गई है। तो ये वाले जो पोर्शंस है यहाँ पर क्या बन गया है, स्लिट लाइक ओपनिंग्स बन गई है, स्लिट लाइक ओपनिंग्स बन गई। ठीक है, तो जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस के अंदर से, जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है वो एक्चुअली नीचे की तरफ जाता रहता है। कहाँ से एंटर करता है, फ्रॉम दी स्लिट लाइक ओपनिंग्स। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन चीजें आ जाती है एक्चुअल में। सबसे पहले आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट कम्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर आता है रीएब्जॉर्प्शन। एंड फाइनली कम्स सिक्रीशन, या फिर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, या फिर सिक्रीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिक्रीशन आ जाता है। ठीक है, तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, या तो फिर सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन या तो फिर सिर्फ सिक्रीशन कह सकते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये यूरिन फॉर्मेशन जो है ये प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस्ड आपके वेस्ट आ जाते हैं, जो यूरिक एसिड आ जाता है, जो एक्सेस ठीक है ड्रग्स वगैरह जो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो सकते हैं उनको निकालना जरूरी है। तो ड्रग्स क्या करते हैं, ड्रग्स जो मेडिसिन हम लेते हैं वो एक्चुअल में वो हमारी बॉडी के अंदर रहते नहीं है। ठीक है, वो अपना काम करते हैं, जो टारगेट साइट है वहां पर जो भी चेंजेस लाने हैं, जो भी इफेक्ट लाना है, वो इफेक्ट लाने के बाद हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए निकल जाते हैं। फाइन, तो वो सब चीजें यहाँ पर आ जाती है। जो मेडिसिन वगैरह लिए हुए हैं वो आ जाते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट आ जाते हैं, एक्सेस वाटर आ जाता है, एक्सेस सॉल्ट आ जाता है। ये सब चीजें हमें जो है हमारे ब्लड से निकालनी है, ये एक्चुअल में वेस्ट है। ठीक है, यूरिया है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब इनको निकालने के लिए ब्लड को पास करना पड़ेगा। जो ब्लड पास हो रहा है दैट पासेस फ्रॉम योर माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। कैसे पास होता है ये, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ग्लोमेरुलस। दिस इज ग्लोमेरुलस। यहाँ से जो है आपका ब्लड एंटर किया फ्रॉम दैट इज कॉल्ड एज अफरेंट आर्टेरियल। अफरेंट आर्टेरियल से एंटर करता है एंड देन ठीक है, ये पूरा जो यहाँ पे पाथवे प्रेजेंट है, ब्लड यहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर सिंस ब्लड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। कौन से डायरेक्शन में होगा, वो टुवर्ड्स दी बॉमेंस कैप्सूल। तो ये प्रेशर की वजह से जो ब्लड रहेगा वो डाउनवर्ड पुश होगा और इसलिए जो ब्लड के अंदर का फिल्ट्रेशन, जो भी ब्लड के अंदर से फिल्ट्रेशन करवाना है वो फिल्ट्रेशन फॉर्म होकर वो फिल्ट्रेट हमें बॉमेंस कैप्सूल में मिलेगा। तो फिल्ट्रेट में क्या क्या चीजें फॉर्म होती है, तो सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होता है और बॉमेंस कैप्सूल इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है कि कितना फिल्ट्रेशन फॉर्म हो रहा है। फिल्ट्रेट जो होता है, फिल्ट्रेट इज एक्चुअली कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ
और ये कितने स्पीड में हो रहा है उसको हम डिफाइन करते हैं विद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो फिल्ट्रेट कितना फॉर्म होता है, 1 मिनट में हमारा 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, 125 ml फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले ये देखो, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर से हर एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड हर मिनट पास होता रहता है, तो 5000 ml ब्लड जो है हर मिनट, हर एक मिनट में वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, वेंट्रिकल से पंप होता है। कैसे समझ में आया, 1 मिनट में हार्ट बीट्स कितनी होती है, लगभग 72 बीट्स होती है पर मिनट इन एन एडल्ट। ठीक है, और हर एक मिनट में, ठीक है, एक बीट में कितना ब्लड पंप होता है, तो नियर अबाउट 70 ml होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। ये सब हमने पढ़ा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं इसको। तो स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml कितनी बीट में, एक बीट के अंदर होता है, और टोटल कितनी बीट्स होती है एक मिनट के अंदर, 72 होती है। तो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 70, लगभग आपका आ जाता है 5040 ml। ठीक है, दैट इज योर 5000 ml या फिर 5 लीटर्स। इसको हम क्या कहेंगे, 5 लीटर्स ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है बाय आवर हार्ट, बाय आवर वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब हार्ट जो है इतना लगभग हार्ट में से ब्लड पंप हो रहा है। अब ये ब्लड जब पंप हो रहा है तो बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी में स्प्रेड होता है। अगर हम बात करें किडनीज की, तो किडनीज के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर से कितना ब्लड पास होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर से जो है 1/5 पार्ट पास होता है, 1/5 पार्ट ऑफ स्ट्रोक 1/5 पार्ट ऑफ ब्लड दैट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ब्लड विच इज पम्प्ड बाय हार्ट। तो 1/5 पार्ट बोला है, मतलब कितना लगभग 1100 से 1200 ml, 1100 ml से लेकर 1200 ml तक का जो ब्लड है, इतना जो है हमारे 1100 ml से लेकर 1200 ml इतना ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से पास होता है। तो ब्लड जो है हार्ट से पहले पंप हुआ, लगभग 5000 लीटर पंप होता है इन 1 मिनट। अब उतने 1 मिनट के अंदर जितना भी ब्लड पंप हुआ है वो किडनीज और ग्लोमेरुलस से भी पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है, वो है 1/5 पार्ट। ठीक है, तो हार्ट अगर 5000 ml कर रहा है या फिर 5 लीटर कर रहा है, तो उसके अंदर से 1 लीटर के लगभग जो है ब्लड हमारा किडनीज के ग्लोमेरुलस से पास होता है। ग्लोमेरुलस से पास हो रहा है, मतलब ये किस चीज के लिए पास हो रहा है, फॉर फिल्ट्रेशन पास हो रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया या फिर ये पूछा जाए आपसे कि ग्लोमेरुलस से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास करता है फॉर फिल्ट्रेशन, तो आंसर वुड बी दिस। ठीक है, 1/5 ऑफ योर blood pumped by heart in 1 minute, 1/5 of the blood pumped by heart in 1 minute, या तो फिर ठीक है 1100 से 1200 ml, या तो नियर अबाउट 1 लीटर्स का ब्लड जो रहता है, 1.2 लीटर्स का ब्लड जो है पास हो रहा है। अब ये पास हो रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, क्या ये पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है? अगर ये पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा तो मतलब हमारा फिल्टर जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है वो भी 1200 ml फॉर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। 1 मिनट में इतना ब्लड जो है वो सिर्फ पास कर रहा है, लेकिन फिल्ट्रेट जो फॉर्म होता है वो 125 ml फॉर्म होता है। याद रखना है 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म। कहां पर, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन बॉमेन्स कैप्सूल। बॉमेन्स कैप्सूल में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, 125 ml का लगभग फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। अब ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, कितना होता है ये फिल्ट्रेट, 125 ml, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आप इसको कह सकते हो। कितना होता है, 125 ml पर मिनट इतना फॉर्म हो रहा है। ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, बॉमेन्स कैप्सूल के अंदर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट होता है इसके कंटेंट क्या है, मतलब कि ब्लड जो पूरा पास हुआ, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। सबसे पहली चीज कि ब्लड जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं, WBCs होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं, और क्या देखा जाता है, आयंस देखे जाते हैं, सॉल्ट्स देखे जाते हैं, प्लाज्मा देखा जाता है, प्रोटीन देखा जाता है, प्रोटीन्स लाइक व्हाट, इम्यूनोग्लोबिन, जो प्लाज्मा प्रोटीन जिनको हम कहते हैं ये आ जाता है, वाटर आ जाता है लार्ज अमाउंट में, फिर माइक्रोफेजेस हो गए, एंजाइम्स देखे जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर्म। फिर न्यूट्रिएंट्स, बहुत क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स देखे जाते हैं, हार्मोन्स देखे जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर सीन। ठीक है, जो है न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ जाता है, ग्लूकोज है, ठीक है, फैटी एसिड है, प्रोटीन्स है, या फिर अमाइनो एसिड्स है। ये सब चीजें जो है हमारे ब्लड के अंदर पास होती रहती है, मूव होती रहती है।
ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके अंदर से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बताया कि ये ग्लोमेरुलस से होता हुआ ब्लड जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो प्रेशर होता है, ग्लोमेरुलर प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर के थ्रू ब्लड डाउनवर्ड मूव करता है और यहाँ पे स्लिट लाइक ओपनिंग्स होती है जिसके अंदर से सब चीज मूव नहीं कर सकती। ये जो स्लिट लाइक ओपनिंग बनती है, ये स्लिट लाइक ओपनिंग जो होती है, दीज ओपनिंग्स आर वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, देयरफॉर कैन नॉट लेट आरबीसीज मूव या फिर पास। आरबीसीज यहाँ से पास नहीं हो सकती। तो क्या पास हो सकता है? आरबीसी नहीं हो सकती, डब्ल्यूबीसी नहीं हो सकती, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं वो पास नहीं हो सकती। इनफैक्ट प्रोटीन्स भी पास नहीं हो सकते। प्रोटीन्स कौन से वाले? जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। कौन से है प्लाज्मा प्रोटीन्स? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ये तीनों प्रोटीन्स भी यहाँ से पास नहीं होते। तो क्या पास होता है? एवरीथिंग, ठीक है, जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है। फिल्ट्रेट के अंदर क्या बोला है? एवरीथिंग इन प्लाज्मा इज पास्ड एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जितनी भी चीजें सब पास हो जाती है, जिसके अंदर आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और एक आ जाता है फिब्रिनोजेन। ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन है, इसके अलावा सब चीजें पास हो जाती है। तो क्या क्या होती है वो चीजें? इसके अंदर सॉल्ट्स आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, वी हैव एंजाइम्स ओवर हियर, ये सब चीजें पास हो रही है। और क्या पास होता है? वाटर, लार्ज क्वांटिटी में वाटर पास हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट पास हो जाता है। और क्या पास होगा? वी कैन सी न्यूट्रिएंट्स, विल सी दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? ग्लूकोज है, सक्रोज है, ऑल दीज शुगर आ गए, ठीक है, जो मोनोमर्स है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, फैटी एसिड्स आ सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ से पास हो रही है, न्यूट्रिएंट्स पास हो रहे हैं, सॉल्ट्स, आयंस, ये सब चीजें जो है यहाँ पे पास हो रही है। ये आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, ये पूरा का पूरा हम वेस्ट तो नहीं कर सकते। और अगर हम देखें तो नियर अबाउट हमारा अगर 125 ml पर मिनट में अगर इतना फिल्ट्रेट बन रहा है, तो 1 डे में कितना फिल्ट्रेट बन रहा है? अगर ये सब चीजें यहाँ पर बनकर आ रही है, दिस इज ऑल फिल्ट्रेट जो कि हमारे बॉमन्स कैप्सूल में मिल रहा है। अगर ये पूरा का पूरा एज इट इज पास हो जाएगा थ्रू दी एंटायर नेफ्रॉन, ठीक है, जो आपके पीसीटी, टीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिटर्स है, ये सब जगह से अगर पास हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन बचता है, वो सब ये सारी चीजें यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगी, राइट। और ये जो है फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर कितना बोला है क्वांटिटी? 125 ml बोला है। 1 मिनट में 125 ml अगर फिल्ट्रेट बन रहा है जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है, तो पूरे एक दिन में, ठीक है, कितना बन जाएगा ये? ठीक है, नियर अबाउट 180 लीटर्स जो है फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। समझा? इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, मतलब इतना यूरिन बनना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। 180 लीटर्स जो है ये क्या है हमारा? इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। बट ये दिस इज ट्रू, इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, बट इतना यूरिन बनता है क्या? ये पूरा का पूरा यूरिन बनता है क्या? नहीं। यहाँ पे एक गड़बड़, यहाँ पर मेन जो है आपका ट्विस्ट आता है कि जितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है बॉमन्स कैप्सूल में, वो पूरा एज इट इज पास नहीं होता है थ्रू दी एंटायर नेफ्रॉन। बीच में उसके अंदर ऐसे चेंजेस, ऐसे मूवमेंट्स या फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से जो भी काम की चीजें हैं, ऑफकोर्स इसके अंदर काम की चीजें, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी हार्मोन्स, एंजाइम्स अगर हमें रिक्वायर्ड है, वाटर हमारी बॉडी के अंदर कंटेंट में रिक्वायर्ड होता है, तो वो अगर चीजें नहीं रहेगी तो क्या होगा? बॉडी में सब चीजों का लॉस हो जाएगा। तो इनको वापस से रीगेन करने का भी ऑप्शन हमारी किडनी के अंदर होता है। तो इतना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखें हमारा यूरिन आउटपुट कितना है, हमारा यूरिन आउटपुट 180 लीटर्स होता है क्या? नहीं। यूरिन आउटपुट नियर अबाउट 1.5 लीटर्स होता है इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग, नियर अबाउट 1.5 लीटर्स होता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि नियर अबाउट 99% ऑफ जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है वो क्या हो गया? ऑफ द फिल्ट्रेट गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है, गेट्स टेकन बैक बाय द बॉडी, ऐसे याद कर लो, इट इज टेकन बैक बाय बॉडी। तो बॉडी के अंदर से जितना फिल्ट्रेट वो फॉर्म होने दे रहा है उसके अंदर से 99% वो वापस ले लेता है। और ऑफकोर्स वो वापस लेगा क्योंकि इसके अंदर से कुछ ही चीजें हैं जो उसको वेस्ट में निकालनी है, एंड दैट इज ऑल्सो इवन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बाकी सब चीजें उसको क्या करनी है? वापस लेनी है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह 100% वापस लेने हैं, इन सबको वो वेस्ट नहीं होने दे सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज देखी गई कि हमने जो है 99% फिल्ट्रेट के अंदर 99% जो है हमारा रीगेन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ में आ गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्लड के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट, जो बिगर, ठीक है, साइज के जो भी कंटेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब वो फॉर्म नहीं होने, वो सब फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके अंदर से सिर्फ प्लाज्मा का कंटेंट जाता है, वो भी विदाउट जो प्रोटीन होता है वो प्लाज्मा का कंटेंट, ठीक है। हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं।
ये सब चीजें इसके अंदर पास हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसको जो है रेगुलेशन कैसा होता है, रेगुलेशन या तो फिर इसका जो है मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये जीएफआर अगर कम हो जाता है, मतलब कितने रेट पर होना चाहिए, 125 ml पर होना चाहिए। अगर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कम होने लग जाएगा, 25 ml होने लग जाएगा, 50 ml अगर फिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, तो क्या होता है, सबसे पहली चीज कि जीएफआर अगर कम हो गया तो उसके कंसिक्वेंस में हम देख रहे हैं क्या होता है। यहाँ पर एक चीज होती है कॉल्ड एज JGA, कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। ये एक अपैरेटस होता है विच इज प्रेजेंट इन आवर नेफ्रॉन का जो पूरा केस है मैं समझाऊंगी। ये क्या करता है, ये रिलीज करने लग जाता है रेनिन। ये मैं अभी पूरा अच्छे से समझाने वाली हूँ, इतना याद रख लो कि रेनिन रिलीज करता है, और रेनिन क्या करता है, जीएफआर को बढ़ाता है, जीएफआर को बैक टू नॉर्मल करता है, या तो फिर उससे बढ़ा देता है, जीएफआर को बढ़ा देता है, ठीक है। कौन कर रहा है, ये रेनिन कर रहा है। अब ये रेनिन क्या है, इट इज अ हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब ये कैसा होता है, काइंड ऑफ प्रोटीन है। रेनिन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ये काम कैसे करता है वो देखेंगे, उससे पहले हमें क्या देखना है कि ये JGA क्या है, एक्चुअल में ये क्या चीज है। तो ये प्रेजेंट है हमारा, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, ये बॉमेंस कैप्सूल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा जो भी कंटेंट है, लाइक क्या कहते हैं उसे, इफरेंट आर्टेरियल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये इफरेंट आर्टेरियल प्रेजेंट है, और यहाँ से बनकर क्या निकल गया हमारा, दिस इज योर अफरेंट आर्टेरियल, दिस इज योर अफरेंट आर्टेरियल, और ये है हमारा इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, जो लेकर जा रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वहां से लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जैसे सपोज करो दिस इज वन ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो है यहाँ पर इसका क्या प्रेजेंट है, दिस इज योर बॉमेंस कैप्सूल। यहाँ पर जो है ये पूरा पार्ट आ जाता है पीसीटी का, पीसीटी के बाद में आ जाता है हेनलीज लूप। अब हेनलीज लूप के बाद में आता है हमारा एक्चुअल में डीसीटी। तो ये डीसीटी प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, दिस इज डीसीटी, और फिर जो है नीचे की तरफ डक्ट बनकर चीजें निकल रही है। कैसे भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जो नेफ्रॉन होता है वो कैसे भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, वो इधर फेसिंग हो सकता है, इधर फेसिंग हो सकता है, कैसा भी फेसिंग हो सकता है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये जो हेनलीज लूप का पार्ट है, हेनलीज लूप के जो नीचे का पार्ट, ये जो पूरा हेनलीज लूप है, ये आपका मेडुलरी रीजन में जाता है, सुपरफिशियली या फिर डीप मेडुलरी रीजन में। बट जो आपका पीसीटी है, ग्लोमेरुलस है और डीसीटी है, ये सब आपके कॉर्टिकल रीजन का पार्ट रहेगा 100%, ठीक है। तो पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है आपका पार्ट ऑफ योर कॉर्टिकल रीजन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस पर्टिकुलर इज डीसीटी, और ये किसके साथ नजदीक में है, विद दी ग्लोमेरुलस। अगर हम ग्लोमेरुलस की बात करें सही से, तो यहाँ पर क्या चीजें प्रेजेंट होती है, दिस इज योर अफरेंट आर्टेरियल, अफरेंट आर्टेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और ये क्या बनाता है यहाँ पर ऑल दीज, ठीक है, सम अप करता है, और ये क्या होता है यहाँ पर इफरेंट आर्टेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हम पहले तो अगर हम बात करें अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, जो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है इस तरीके से, डीसीटी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डीसीटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम डीसीटी को अगर हम यहाँ से कट करके देखें, सपोज करते हैं हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, ठीक है, दिस इज डीसीटी, इसको अगर हम यहाँ पर कट करते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें, यहाँ पर एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके पास में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स। क्या कहते हैं उसे, मैक्यूला डेंसा सेल्स। यहाँ पर बीच में कॉलोनी में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इधर के रीजन में एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मेसेंजियल सेल्स। ये सब आपको नहीं याद रखना है, याद रख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ पर जो अफरेंट आर्टेरियल है, इसके पास में प्रेजेंट होते हैं सेल्स जिनको हम कहते हैं JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या कहते हैं हम इसको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, JG सेल्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या देखा हमने, एक तो हमारा अफरेंट आर्टेरियल का ये पार्ट है, ये बीच में जो प्रेजेंट है मेसेंजियल सेल्स इनको हम कहते हैं, और ये डीसीटी का पार्ट है, डीसीटी के अंदर मैक्यूला डेंसा ये टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्यूला डेंसा रिलेटेड टू डीसीटी, डेंसा डीसीटी, बीच में जो प्रेजेंट है मेसेंजियल सेल्स बोला है, बीच के सेल्स है वो मेसेंजियल सेल्स। फिर आ जाते हैं आर्टेरियल के पास के सेल्स जो उसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये जो पूरा apparatus यहाँ पर बना है, ध्यान से सुनो क्या मैं कह रही हूँ, ये जो पूरा apparatus यहाँ पे बना है इसको हम कहते हैं JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। इसके अंदर क्या क्या आता है, डीसीटी आता है, डीसीटी के सेल्स आते हैं, दूसरे आ जाते हैं अफरेंट आर्टेरियल के सेल्स, और तीसरे आ जाते हैं मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। ये तीन चीजें यहाँ पर आती है, दैट टुगेदर मेक्स व्हाट JGA। क्लियर है। अब यहाँ पर जो बना है इसमें होता क्या है,
जैसे ही जीएफआर कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, मतलब फिल्ट्रेट कम अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या तो वहां पर ब्लड सही से नहीं आ रहा है, या तो फिर अगर आ रहा है तो काम सही से नहीं कर रहा है। तो वहां पर अगर ब्लड कम क्वांटिटी में आ रहा है तो कैसे बात बन सकती है, वापस हम ये जो जीएफआर है उसको हम वापस कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर कम क्वांटिटी में आ रहा है तो वहां की जो ब्लड की क्वांटिटी है उसे बढ़ाना है, ठीक है, ब्लड का फ्लो जो है उसे बढ़ाना है। तो अगर जीएफआर कम होता है, ठीक है, अगर जीएफआर क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ पर जो रेनिन, ठीक है, जो ये है हमारा JGA सेल्स है, JGA है जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, उसके अंदर के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रेनिन रिलीज करते हैं, वो रेनिन रिलीज करते हैं, जो कि क्या करता है, रेनिन ये जो हार्मोन है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इट इज अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दिस इज वन वेसल, वेसो मतलब क्या, रिलेटेड टू वेसल, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। तो ये क्या है, इसकी ये जो है वेसल है, वेसल के अंदर जो है नॉर्मल इस तरीके का पार्ट है पूरा, इसके अंदर से सेल्स जा रही है, आरबीसी मैक्रोफेजेस सब पास हो रहे हैं। अगर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्स्ट्रिक्टेड दिखाई देगा, इस तरीके का कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी चीजें पास हो रही थी नॉर्मल स्पीड में, अभी क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो जो वहां का प्रेशर रहेगा वो बढ़ जाएगा और ठीक है, गुड क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में ब्लड वहां से फ्लो करना चालू कर देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि देयर इज वन पाइप जो कि काफी ज्यादा मोटा है और उसके अंदर से ब्लड पास हो रहा है, ठीक है, वहां का प्रेशर सेम है, प्रेशर वहां पर भी सेम है, और अगर आप एक पतला पाइप ले रहे हो और वहां से जो है वाटर पास करवा रहे हो, प्रेशर दोनों में आपने सेम रखा है, बट स्पीड कहां पर ज्यादा दिखाई देगी, ऑफकोर्स जो छोटा वाला पाइप है वहां पर दिखाई देगी, ठीक है, बड़े वाले पाइप में स्पीड इतनी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये नैरो हो गया है तो इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है वहां पर, और इस वजह से वहां पर क्या हो गया है, जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ब्लड का फ्लो बढ़ गया, वही तो है जीएफआर। अगर लार्ज क्वांटिटी में ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा, वहां पर उतना ज्यादा फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। अगर फ्लो ही कम है, ब्लड का फ्लो ही वहां पर कम है, तो फिल्ट्रेट कैसे फॉर्म होगा, राइट। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमको फिल्ट्रेट बढ़ाना है अगर, तो वहां से ब्लड का फ्लो पास करना, ठीक है, स्पीड अप करना पड़ेगा। तो उसे स्पीड अप करने के लिए रेनिन काम करता है। रेनिन इज अ प्रोटीन हार्मोन या पेप्टाइड हार्मोन जो कि क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और जीएफआर बढ़ा देता है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देता है, क्योंकि वहां पर जो ब्लड का स्पीड है, ब्लड का फ्लोइंग है वो भी बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद में आ जाता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी हमारे जो सबसे पहले वाटर है, सॉल्ट्स है या फिर न्यूट्रिएंट्स है, ये सब चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये सब कहाँ होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी के अंदर हो जाता है। फिर आगे हम बात करेंगे अबाउट सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमने रीएब्जॉर्प्शन के अंदर जो वेस्ट मटेरियल लिया है, ठीक है, उसको हमें वापस सिक्रीट करना है, मतलब वापस हमें यूरिन के पैसेज के अंदर उसे वापस पुट करना है। सपोज कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर और ये सब, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो यूरिया या फिर नाइट्रोजन है वो भी ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, तो उसको वापस से सिक्रीट करना पड़ेगा, मतलब वापस से हमें जो यूरिन का पैसेज है, जो नेफ्रॉन्स है, उसके अंदर वापस से पुट करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं सिक्रीशन। ये भी ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, निकल रही है कोई चीज, वो कहाँ जाएगी, नेफ्रॉन से निकल रही है। तो नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ये जो पूरा एरिया है दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन, और ये जो रीजन है दिस इज योर मेड्युलरी रीजन, ठीक है, मेड्युला का पूरा पार्ट है ये। तो मेड्युला के जो ठीक है, मेड्युला के पोर्शन के अंदर जब एंटर करती है, ठीक है, यहाँ से निकलकर जब मेड्युला के पोर्शन में एंटर करती है तब हम उसे कहते हैं मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। तो नेफ्रॉन के पाथ से निकलकर वो इंटरस्टिशियम में जाती है। कौन से इंटरस्टिशियम में जाएगी, मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में जाएगी। व्हाट इज मेड्युलरी इंटरस्टिशियम, मतलब कि मेड्युला के बीच का जो रीजन होता है, जो मेड्युला का पाथ होता है, उसका फ्लूइड जो होता है वहां पर एंटर कर देगा नेफ्रॉन से निकलकर। मतलब ये नेफ्रॉन से निकल गया, मतलब हमारे यूरिन पाथवे से निकल गया है, ठीक है। अब हम इसे जब वापस नेफ्रॉन के रास्ते में डालते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो डीसीटी है, पीसीटी है, हेनलीज लूप है, वहां पर जब हम इसे वापस पुट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्ट्स है, आयंस है, एटसेट्रा, सॉल्ट्स एटसेट्रा है या फिर वाटर है, इनका जब हम क्या कर रहे हैं, वापस से हम इसे नेफ्रॉन में डाल रहे हैं फ्रॉम द मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। मेड्युलरी इंटरस्टिशियम से लेकर हम इसे कहां पर डाल रहे हैं, मेड्युला का इंटरस्टिशियम है, वहां पर कुछ चीजें आ गई, और वहां से जब वापस हम इसे नेफ्रॉन में डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन। याद रखना है इसको, सबसे अच्छा तरीका मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, मगर ये चीज याद रखो, सिक्रीशन मतलब वापस से यूरिनरी पाथवे में जा रहा है वो, और रीअब्जॉर्प्शन मतलब हमारी बॉडी के लिए वो वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में आने के लिए वापस रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो वो रीअब्जॉर्ब होकर जाता कहां पर है, वापस हमारी बॉडी के दूसरे कोई पार्ट्स में नहीं जाता, वो मेड्युलरी इंटरस्टिशियम में ही होता है, विच इज एक्चुअली व्हाट सराउंडिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मेड्युलरी इंटरस्टिशियम। अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ये नाम क्यों रखा है ये आपको समझ में आएगा, तो आपको अपने आप ये चीज याद
हो जाएगी व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन। पहली बात, जब कोई हम सॉल्ट इनटेक करते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई चिप्स खा लिया या फिर कोई भी हमने मील खाया, ठीक है, खाना खाया, उस पर क्या हो गया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अंदर सॉल्ट्स होंगे, वाटर होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन दैट, ठीक है, सॉल्ट आयंस उसके अंदर भी प्रेजेंट है। वो चीजें पहली बात हमारे गट में से, गट मतलब क्या, हमारे स्टमक में से, हमारे इंटेस्टाइन्स में से क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है। क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जा रही है, बॉडी टिश्यूज में जा रही है, फाइन। अब क्या हो रहा है, जब ये ग्लोमेरुलस से होता हुआ जब रीअब्जॉर्प्शन चालू होता है तो एक्चुअली नेफ्रॉन के अंदर से रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन वो वापस कहाँ जा रहा है, हमारे बॉडी के लिए जा रहा है, ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, मतलब हमारे बॉडी के किसी पार्ट में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बोला है क्योंकि सेकेंड टाइम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये वो चीज है जो पहले से जिनका एब्जॉर्प्शन हो चुका था, ठीक है, पहले से एक बार एब्जॉर्प्शन हो चुका था, अभी हम उनका सेकेंड टाइम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड टाइम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज रीएब्जॉर्प्शन। याद रहेगी ये चीज हमेशा, एब्जॉर्प्शन पहली बार हो चुका है उन चीजों का, हमारी बॉडी में वो पहले आ चुके हैं, एब्जॉर्ब होके फ्रॉम द गट, फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम इंटेस्टाइन्स। अब वो वापस कहीं एक पाथवे में जा रहे हैं और वहां से वापस रीअब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी के लिए वो आ रहे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जो रहता है ये कहां पर होता है, मैक्सिमम पीसीटी में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, और इसी के साथ साथ हम सिक्रीशन की भी बात करेंगे। तो सिक्रीशन भी हमने देख लिया, रीअब्जॉर्प्शन भी हमने देख लिया कि इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मतलब हमने ओवरव्यू समझ लिया कि एक्चुअल में इनके अंदर हमें एक्सपेक्ट क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट रीअब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो रहता है वो कहाँ होता है, पीसीटी के अंदर हो जाता है। पीसीटी मतलब हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है भैया, मतलब ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है, वो सबका रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से हो जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, हार्मोन्स का रीअब्जॉर्प्शन है, वो यहाँ से हो जाएगा। समझ में आ गया, जो बॉडी के अंदर मूव कर रही है, जितनी भी चीजें मूव कर रही है, उन सबका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मतलब अगर ये कोई नेफ्रॉन है यहाँ पर प्रेजेंट, तो यहाँ से होता हुआ फिल्ट्रेट गया, दिस इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सब चीजें जो है एब्जॉर्ब हो गई है कॉर्टिकल रीजन में या फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चली गई, ठीक है। अब क्या होता है, पीसीटी से होने के बाद वो असेंडिंग लूम और डिसेंडिंग लिम्फ में जाता है। तो पीसीटी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड का मतलब मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कैसा होता है, वो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है, इसलिए हम उसको कॉन्वोल्यूटेड कहते हैं। अब पीसीटी जो है इसके अंदर क्या देखा जाता है, सबसे पहले बात तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये ट्यूब्यूल का जो लाइनिंग होता है, लाइनिंग किसका होता है, ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। कैसा होता है ये, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होने से क्या हो गया, क्यूबॉइडल है तो मतलब कैसा हो गया, इसका सेल थोड़े से बड़े शेप के होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और ब्रश बॉर्डर होता है, मतलब इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो ये लाइनिंग है, इसका जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है कुछ इस तरीके का देखा जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइडल होता है, ब्रश बॉर्डर होता है। ये ब्रश बॉर्डर होने की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है मतलब कि एरिया अगर बढ़ जाएगा तो वहां से एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अगर हमारे पास में ये कोई एरिया है और यहाँ से ये कोई एरिया है तो ऑफकोर्स यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सरफेस ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रश लाइक अपीयरेंस होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बेटर वे में हो पाएगा। अब दूसरी चीज की यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या क्या चीज का होता है, तो ऑल दीज थिंग्स जो मैंने ऊपर बता दी, ठीक है। अब तीसरी चीज यहाँ पर आ जाती है कि सिक्रीशन किन किन चीजों का ये करता है। सिक्रीशन मतलब ये वापस इनटू द यूरिनरी पैसेज किन किन चीजों को डालेगा, ठीक है। तो सिक्रीशन किन किन चीजों का होता है, अमोनिया का सिक्रीशन होता है एंड H+ आयंस का सिक्रीशन यहाँ पर देखा जाता है। और इसके अलावा जो है वो किस किस चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करता है, रीअब्जॉर्प्शन पहले तो देखा जाता है ऑफ दीज थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या जाता है, HCO3- दैट इज हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का भी क्या होता है, इधर पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का, वापस टेकन इन द बॉडी। अब पीसीटी के बाद में बारी आती है हेनलीज लूप की। अब ये जो हेनलीज लूप है इसके वी ऑल नो 2 पार्ट्स है। कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक तो इसके अंदर का डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है, पीसीटी से लगा हुआ डिसेंडिंग लिम्ब पहले आता है जहां पर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, और फिर ये ट्यूब लाइक लूप लाइक स्ट्रक्चर आता है, और फिर वो असेंडिंग लिम्ब पे कंटिन्यू होता है। तो असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, ये 2 इसके क्या है, लिम्ब है ऑफ हेनलीज लूप। अब क्या बताया है इन योर एनसीईआरटी, इट इज सेड कि असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम किसमें देखा जाता है, सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन किसमें देखा जाता है, दैट इज योर असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि ये कैसा सिग्निफिकेंट काम करता है, दिस वर्क सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है इसका, सिग्निफिकेंट इन मेंटेनिंग, इसका फंक्शन, इसका या फिर रोल जो है, सिग्निफिकेंट रोल होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग
ऑस्मोलैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोलैरिटी कहाँ की? ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, वहाँ की ऑस्मोलैरिटी बनाए रखने के लिए मेन काम हेनलीज लूप का होता है। अब ये हेनलीज लूप ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन करता है, इसके पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भैया ऑस्मोलैरिटी होती क्या है। ऑस्मोलैरिटी इज नथिंग बट वहाँ का कॉन्सेंट्रेशन जो बना हुआ है, ठीक है। हेनलीज लूप का कंसेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू इन कंपैरिजन टू दी इनसाइड पार्ट, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर का पार्ट इन कंपैरिजन टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, नेफ्रॉन और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के बीच में का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करने वाला मेन काम जो है वो होता है इन हेनलीज लूप। कैसे होता है देखो, ऑस्मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन हम क्यों बनाए रख रहे हैं, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कंसंट्रेशन हमें ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का जो भी सॉल्यूट पार्टिकल रहेगा, ठीक है, वो अंदर मूव होते रहना चाहिए और एक प्रॉपर कंसंट्रेशन अगर बना हुआ रहेगा तो यूरिया का जो भी रिमूवल होगा या फिर जो भी एब्जॉर्प्शन होना चाहिए या फिर उसका नेफ्रॉन के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, वो सब रिमूवल के लिए जरूरी है। इसीलिए ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना जरूरी है। अब डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये क्या करती है और असेंडिंग लिम्ब है ये क्या करता है, तो यहाँ पर पहली चीज आ जाती है डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि पीसीटी से वही कनेक्टेड है। तो अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें सो ये किसके लिए परमिएबल होता है, दिस इज परमिएबल फॉर और इम्परमिएबल फॉर व्हाट, इम्परमिएबल होता है ये वाटर के लिए, ठीक है। दिस इज परमिएबल फॉर वाटर और इम्परमिएबल फॉर इम्परमिएबल फॉर आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, ठीक है, और सोडियम है और बाइकार्बोनेट आयंस है, इन सब के लिए इम्परमिएबल होता है व्हेन वी गो डाउनवर्ड्स। और परमिएबल किसके लिए होता है, वाटर के लिए ये परमिएबल होता है। तो मतलब वाटर बाहर मूव कर जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्ट्रोलाइट्स बच जाएंगे। तो वाइल मूविंग डाउन क्या हो जाएगा ये, इट विल सर्टेनली इट विल एक्ट लाइक कंसंट्रेटेड करता है वो, ठीक है, कंसंट्रेटेड करेगा, वाटर बाहर मूव हो जाएगा। परमिएबल किसके लिए, वाटर के लिए है। अब अगर वाटर के लिए परमिएबल है तो यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अगर डाउनवर्ड हम जब जा रहे हैं, दिस इज पीसीटी, यहाँ पर हेनलीज लूप है, हेनलीज लूप का डिसेंडिंग है, यहाँ से ये किसके लिए परमिएबल बोला है, वाटर के लिए परमिएबल बोला है। क्या चीज नहीं जा सकती, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जा सकते। तो अगर डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर रिटेन रहते हैं और क्योंकि वो वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर वहां से ऑफकोर्स बाहर निकलता जाएगा और वहां से वाटर का मूवमेंट होने की वजह से जब जो भी हमारे पास में अब तक का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से जो भी आउटपुट मिला है, हमें फिल्ट्रेट मिला है, फिल्ट्रेट के अंदर से वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स रिटेन रहेगा एंड दैट इज व्हाई वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो वहां का प्रेजेंट रहेगा वहां पर वो ऑफकोर्स डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं असेंडिंग लिम्ब की, तो यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है वो सब हम देखेंगे। अब जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ पर ये किसके लिए परमिएबल होता है, मतलब किसका ये आउटवर्ड मूवमेंट होने देता है, दैट इज आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर प्रेजेंट है, ये जो मैंने ऊपर बताया, इस सब के लिए वो कैसा रहेगा, परमिएबल रहेगा। और इम्परमिएबल किसके लिए रहेगा, ऑफकोर्स वाटर के लिए रहेगा, ऑफकोर्स वाटर के लिए इम्परमिएबल रहेगा, राइट, इम्परमिएबल फॉर वाटर। तो जब हमारे नेफ्रॉन के ये असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब मतलब यहाँ पर ऊपर जा रहा है जो भी फिल्ट्रेट है, यहाँ से किसका मूवमेंट हो सकता है बाहर की तरफ, आयंस का मूवमेंट हो सकता है और क्या रिटेन रह जाएगा, वाटर अंदर रिटेन रह जाएगा। सो वाइल मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, वाइल मूविंग अपवर्ड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपवर्ड मतलब असेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेशन गिरेगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, डाइल्यूट हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा मतलब डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हेनलीज लूप हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे हमें पढ़ना है अबाउट डीसीटी। अब ये जो डीसीटी है ये कैसे काम करता है, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है, पहली चीज दूसरी चीज दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। और क्या देखा जाता है यहाँ पर, सिलेक्टिव सिक्रीशन देखा जाता है, मतलब कि नॉर्मली क्या हो गया कि सिक्रीशन है, ये पॉइंट्स हैं, इन सब का सिक्रीशन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टिव सिक्रीशन इज द कंडीशनल सिक्रीशन, या फिर एक सिलेक्टिव आयन के लिए वो सिक्रेट करेगा, बाकी सारे आयन के लिए सिक्रेट नहीं करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो वहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, किसका, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सिलेक्टिव आयन रह गया उसी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वो सभी का रीअब्जॉर्प्शन होने दे रहा है। बट इन केस ऑफ डीसीटी वो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है या फिर जो आयन रिक्वायर्ड है उसी का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। जो चीज या फिर जो वाटर है या यूरिया है, जो भी चीज वहां से उसको सिक्रीट करनी है वो सिलेक्टिवली होगी। ऐसा नहीं कि वो वाटर के लिए सिक्रीशन कर रहा है तो वो बाकी सारी चीजों के लिए सिक्रीशन करेगा, नहीं। तो यहाँ पर देखा जाती है, दो चीजें देखी जाती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव सिक्रीशन, याद रखनी है ये दोनों चीज। अब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का होता है, सबसे पहले यहाँ पर जो है रीअब्जॉर्प्शन करना है उसको और सिक्रीशन करना है।
सो यू कैन सी हियर दिस इज कलेक्टिंग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर देखो ये सब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम है और वाटर है, सोडियम है, वाटर है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन। इन सब का वो सिलेक्ट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब उससे वो वापस इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम भेजेगा, ठीक है, सेंड टू दी मेड्यूला, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये किधर भेज रहा है उसको, इट विल सेंड टू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। सिलेक्टिव सिक्रीशन, अब ये किसको सिक्रीट कर सकता है, तो H+ आयंस और K+ आयंस, मतलब हमारे हाइड्रोजन और K+ आयंस को, और यहाँ पर एक और एक आ जाता है अमोनिया, इन सब का वो क्या करेगा, सिलेक्टिव सिक्रीशन करेगा। कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमें पता है, राइट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से क्या क्या होगा, मैक्सिमम H2O का रीअब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में से होता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो DCT के बाद में आता है, वहां से यूरिया का थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो अलॉन्ग विद वाटर यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाय टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी, फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, इसीलिए क्या होता है यहाँ से H2O एंड यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए H2O और यूरिया का क्या होगा, सिक्रीशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। सिलेक्टिव सिक्रीशन यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सिंपली पहले तो रीअब्जॉर्प्शन देख लिया, किस किस का होता है, H2O और यूरिया का होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिलेक्टिव सिक्रीशन किस किस का होगा, H+ और K+ आयंस का यहाँ पर सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। ये किस किस में काम करता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में काम करता है, और आयनिक बैलेंस, ठीक है, pH एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए काम करता है, आयनिक बैलेंस बनाए रखने के लिए, आयनिक कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए कलेक्टिंग डक्ट होता है। मेजरली यहाँ पर क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, मतलब के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन यहाँ पर होता है, कैसे हो रहा है कंसंट्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन देखा जा रहा है। जितना भी एक्सेस वाटर बन रहा है आफ्टर DCT, आफ्टर PCT, आफ्टर हेनलीज लूप, वो सारा एक्सेस वाटर अगेन जो है कलेक्टिंग डक्ट में से रीअब्जॉर्ब होके इतना मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम जाता है। ये सारा रीअब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहा है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, goes into medullary interstitium, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है, ठीक है, ये देख लिया हमने, एंड हेनलीज लूप का हमने वर्क देख लिया कैसे काम करता है वो। नेक्स्ट विल एक टेबल बना लेते हैं और एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है, ठीक है। तो 3 चीजें हैं हमारे पास में, फाइन, 3 चीजें हैं हमारे पास में, जिसके अंदर से पहला तो है PCT, दूसरा है PCT, DCT, तीसरा है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। हेनलीज लूप का सिंपल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब रहेगा तो वाटर के लिए परमिएबल रहेगा, एंड दैट इज वाई नीचे जाते टाइम क्या होगा, वहां पर कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। जो भी फिल्ट्रेट बन रहा है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, बट उसका जो असेंडिंग लूप होता है वहां पर वो आयंस के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए नहीं होता है। तो ऊपर जाते टाइम असेंडिंग में वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर वाटर जो है ज्यादा रिटेन रह जाता है, वहां से आयंस जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल। PCT में क्या देखा जाता है, पहला हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन किन किन चीजों का होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखा जाता है, जो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर नॉर्मली किस किस चीजों का देखा जाता है, तो दोनों में बताया, PCT में बताया है 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह रहता है वो सब यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। DCT के अंदर H2O का, और इधर भी एक और चीज है HCO3-, दैट इज योर बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पर भी HCO3- क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम योर सोडियम आयंस, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे हैं, तो सोडियम के बारे में स्पेशली बताया। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से H2O तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। दूसरा आ जाता है सिक्रीशन, ठीक है। अब ये जो सिक्रीशन देखा जाता है ये कैसा होता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है। कैसा सिक्रीशन होता है, सिलेक्टिव सिक्रीशन देखा जाता है। यहाँ पर भी सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है, यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिक्रीशन किसका होता है, H+ और K+ आयंस का सिलेक्टिव, ये जो है नॉर्मल सिक्रीशन देखा जाता है। यहाँ पर भी H+ आयंस का होगा, यहाँ पर भी H+ आयंस का होगा। यहाँ पर इसके साथ में अमोनिया होगा, इसके साथ में अमोनिया के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर K+ आयंस होंगे, ठीक है। तो तीनों में H+ कॉमन है, स्टार्टिंग के 2 में अमोनिया कॉमन है और आगे के 2 में पोटेशियम कॉमन है। यहाँ पर तीनों चीज का क्या हो गया है, सिक्रीशन देखा गया है। थर्ड इज इसका रोल क्या है, इसका रोल के बारे में बताया है, pH एंड आयनिक बैलेंस। क्या बोला है, pH एंड आयनिक बैलेंस
मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर बोला है पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप का जो बैलेंस, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके जो आयंस प्रेजेंट है बेसिकली उनका बैलेंस करवाने के लिए। यहाँ पर बोला है आयनिक बैलेंस तो हो ही रहा है, साथ ही साथ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी ये इसके जो है मेन फंक्शंस आ जाते हैं। दिस इज द टेबल यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा जो हेनलीज लूप है वो बहुत सिंपल है, वहां पर डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ का है, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कंसेप्चुअल है, ज्यादा जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट आफ्टर इवन रीडिंग द बुक आपको समझ में आने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर ध्यान देना है व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? देखो काउंटर मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। करंट मतलब फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट मतलब क्या है, फ्लो। मैकेनिज्म मतलब उसका प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया है मतलब यहाँ पर समथिंग इज फ्लोइंग अपोजिट टू अदर थिंग, ठीक है। कुछ ऐसी चीज है जो दो चीजें हैं जो बिल्कुल अपने अपोजिट डायरेक्शन में चीजों का फ्लो करवा रही है। यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। पहला अगर हम हेनलीज लूप की बात करें तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू कंपोनेंट्स ओवर हियर। एक तो हो जाता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किसका पार्ट है, वासा रेक्टा कहाँ से बनकर आता है, जो इफरेंट और अफेरेंट आर्टेरियोल्स है वहां से ही बनकर आपका वासा रेक्टा आता है। दूसरा कॉम्पोनेंट है यहाँ पर हेनलीज लूप, ठीक है। हमने ये दो चीजें देखी है, हेनलीज लूप कहाँ होते हैं और उसके आसपास सराउंडिंग की जो चीजें होती है दैट इज वासा रेक्टा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले बना देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। वी ऑल नो हियर व्हाट इज प्रेजेंट ओवर हियर। हियर इज योर अफेरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियल। दिस इज योर अफेरेंट आर्टेरियल, दिस इज योर इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। अफेरेंट आर्टेरियल, इफरेंट आर्टेरियल। यहाँ पर तुम्हारा बन गया पीसीटी। मैं शॉर्ट पीसीटी बना रही हूँ एंड वी हैव टू मेक ओवर हियर द वासा रेक्टा, द हेनलीज लूप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, हेनलीज लूप। इस तरीके से है हेनलीज लूप प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, ये जो है मूव करके आगे जाएगा टू फॉर्म व्हाट, डीसीटी। इसने बनाया डीसीटी और ये फाइनली नीचे आएगा और यहाँ से डिफरेंट सारे क्या होंगे, कलेक्टिंग डक्ट्स ऐड होंगे एंड दे विल मूव आउट, ठीक है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। अब अगर हम इसके आसपास बनाते हैं हमारा वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा कैसे बनेगा, यहाँ से जो इफरेंट वाला पार्ट आ रहा है, दिस इफरेंट वाला पार्ट इट इज ठीक है सराउंडिंग दिस पीसीटी एंड इट विल एंटर ओवर हियर, ठीक है। इस तरीके से एंटर कर रहा है। ये पूरा एक आर्टेरियोल है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये पूरा एक आर्टेरियोल है जो पास कर रहा है इन दिस मैनर। यहाँ का एक आर्टेरियोल है जो नीचे तक जा रहा है। तो यहाँ पर कोई ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे जाके ज्वाइंट होने वाला है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है। किससे ज्वाइंट होने वाला है, फ्रॉम द अदर पार्ट, ठीक है। द अदर पार्ट इज प्रेजेंट और प्रेजेंट ऑन ओवर हियर, ठीक है। ये है अपना इफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज दी इफरेंट आर्टेरियोल जो नीचे जाके सेकेंड कॉम्पोनेंट बनाता है ऑफ दी वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये इसका जो है सेकेंड कॉम्पोनेंट है और ये जो है यहाँ पे जाके पूरे जुड़ जाएंगे विथ ईच अदर। सो ये यहाँ पर जुड़ रहा है, दिस इज joining over here with your another part of वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा के भी क्या होते हैं, दो लूप होते हैं, दो लिम्ब होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर अभी देखो, दिस इज योर वासा रेक्टा। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है बेटा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, बहुत ढूंढने के बाद आपको मिलेगा या फिर कॉमनली आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई भी बुक्स निकाल के देख लो नहीं दिया है। ये चीज समझने आपको टाइम लगेगा। सो यू नीड टू पे अटेंशन ऑन व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। इस तरीके से वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। दिस इज योर फर्स्ट लिम्ब जो कि कहां से आ रहा है, इफरेंट से आ रहा है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है ये यहां से घूमकर इधर पर आता है, अफरेंट आर्टेरियोल तक आता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन हो रहा है ये नीचे की तरफ जा रहा है, राइट, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इतना समझ में आया, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। पहले ब्लड यहाँ पर फ्लो करता है एंड देन वो फाइनली वापस इधर की तरफ जाता है। समझ में आया, यहाँ तक चीजें क्लियर है एकदम। अब क्या हो रहा है, वी नो दिस, इनको फटाफट से नेम कर देते हैं। जो भी हेनलीज लूप के कॉम्पोनेंट है मैं उसको येलो कलर से मार्क करूंगी और जो वासा रेक्टा के कॉम्पोनेंट है आई विल मार्क इट विद ब्लू कलर। तो हम पहले हेनलीज लूप की अगर बात करें तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब, फाइन, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अबाउट योर वासा रेक्टा तो ये इसका कौन सा लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब है। दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ व्हाट, लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये जो है दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, ठीक है, HL और VR।
अब यहाँ पर जो अगर हम देखें, दिस इज योर अनदर लिम्ब, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ व्हाट, हेनलीज लूप। और अगर हम बात करें अबाउट वासा रेक्टा, तो ये इसका क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये आपकी बुक में भी नहीं दिया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि पहला अगर हम हेनलीज लूप के बारे में बात करें तो यहाँ पर ब्लड फ्लो डाउनवर्ड्स है, यहाँ पर ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम वासा रेक्टा की बात करें तो यहाँ पर ब्लड फ्लो डाउनवर्ड्स और यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वहां पर क्या देखा जाता है, आई यूज वाइट ओवर हियर। क्या हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, फाइन, और सॉल्ट्स के लिए या फिर आयंस के लिए क्या है, ये इम्परमिएबल है, ठीक है, इम्परमिएबल है। तो मतलब यहाँ पर से जो ज्यादा मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस चीज का यहाँ पर रिलीज हो रहा है, ये वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बढ़ता जा रहा है, वाटर कंपोनेंट रिलीज होता जा रहा है, वाटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से रिमूव होते टाइम वाटर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, यहाँ से क्या निकलते जा रहा है, वाटर कंटेंट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, क्लियर है। अगर हम असेंडिंग की बात करें तो यहाँ से क्या निकल रहे हैं, आयंस निकलते जा रहे हैं। तो आयंस ऊपर की मतलब आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी क्या निकल रहे हैं, आयंस निकल रहे हैं, क्लियर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्लड फ्लो देखो, ब्लड फ्लो यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। तो आयंस जितने भी यहाँ पर इंटरस्टिशियल मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहे थे वो सारे आयंस नीचे की तरफ जाते जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है, और जो ब्लड यहाँ पर प्रेजेंट है वो सब नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन करवा रहे हैं, फाइन। तो ये जो है इधर की तरफ वासा रेक्टा में एंटर कर रहा है, ये सारा ब्लड जो है नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो मतलब बेसिकली आयंस जो भी रिलीज हो रहे थे फ्रॉम दी असेंडिंग लिम्ब, जो भी आयंस रिलीज हो रहे थे वो नीचे की तरफ सेटल होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड्स है। यहाँ से जितना भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जितना भी वाटर निकलता जा रहा है वो सब ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वासा रेक्टा प्रेजेंट है उसका असेंडिंग लिम्ब है, तो वाटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। समझ में आया। सो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर इफेक्ट्स क्या देखे जाते हैं इसके, अगर हम बात करें, दिस इज योर ग्रीन कलर से आई ड्रॉ लाइन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, ठीक है, और ये जो है ये थर्ड पार्ट है, दिस इज सेकेंड पार्ट और ये जो है थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या होगा, दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। ये है आपका आउटर मेड्यूला एंड दिस इज योर इनर मेड्यूला, ठीक है। यहाँ पे इसके इफेक्ट्स क्या देखे जाएंगे, तो यहाँ पर जितना भी क्या प्रेजेंट है, ब्लड का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आयंस जो आ रहे थे, जितने भी आयंस आ रहे थे वो नीचे की तरफ सेटल होते जा रहे हैं, आयंस मूविंग डाउन। तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑस्मोलैरिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ की जो ऑस्मोलैरिटी होगी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, एंड दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। इतना क्या होता है यहाँ पर इसका ऑस्मोलैरिटी होता है। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी मिलेगी, 1200 मिलेगी। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर 900 मिलेगी, यहाँ पर 600 मिलेगी, एंड देन फाइनली जो है यहाँ पर 600 मिलेगी, एंड देन फाइनली यहाँ पर 300 मिलेगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्यों बोला है मैंने, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो आयंस नीचे की तरफ जा रहे थे तो आयंस नीचे की तरफ सेटल हो रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है। अगर यहाँ पर हम देखें तो वाटर कंसंट्रेशन जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ का ब्लड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ब्लड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट इज वाई यहाँ का जितना भी ब्लड रिमूव हो रहा है वो नीचे सेटल होने की जगह इट विल मूव अपवर्ड्स। तो वाटर ऊपर जा रहा है, मतलब जितना भी डाइल्यूट हुआ, फिल्टर जो भी बाहर की तरफ रीअब्जॉर्प्शन हुआ, जितना भी जो भी चीज मटेरियल बाहर रीअब्जॉर्ब हो रही है वो कंसंट्रेटेड हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि ब्लड वाटर जो है ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी चीज रिमूव हो रही है दैट इज वाटर, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ डाइल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वाटर जो है ऊपर की तरफ डाइल्यूट कर रहा है। दैट इज वाई जो यहाँ का मिली ऑस्मोल जो ऑस्मोलैरिटी है ये ऊपर की तरफ कम रहेगी, क्योंकि वहां पे डाइल्यूशन ज्यादा है, 600 होता जाएगा, 900 होता जाएगा और 1200। अब ये जो है क्या बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेडियंट, ठीक है। कैसा हो रहा है ये, 300, 400, 500, 600, 700, तो इस तरीके से एक पूरा रेंज देखा जा रहा है। और ये इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बन रहा है, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बन रहा है, या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्या इंपॉर्टेंस होता है, पहला कि ऑस्मोलैरिटी जो ग्रेडियंट रहता है जिसकी वजह से वाटर का फ्लो होता रहता है हमेशा, H2O फ्लोज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट,
ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग ट्यूब है या फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बेसिकली बोला है, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर से जो है वाटर का बाहर की तरफ मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आयंस तो निकल ही रहे हैं, साथ ही साथ जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से यूरिया भी निकल रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करती है, दैट इज यूरिया एंड व्हाट, NaCl। NaCl इज योर सॉल्ट। तो बेसिकली सॉल्ट और यूरिया, ये दो चीज आपकी मेन रोल प्ले करते हैं फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए। ये दो चीज मेन रोल प्ले करते हैं। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूरिया रिमूव करता रहता है और हेनलीज लूप के अंदर से सॉल्ट्स और आयंस रिमूव होते रहते हैं, जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है। और क्योंकि वासा रेक्टा का वो कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए जो भी कंसंट्रेटेड पार्ट रहेगा वो नीचे की तरफ सेटल होता जाएगा। और जो डाइल्यूशन होने के लिए, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब जो था वहां पे क्या वाटर के लिए परमिएबल था और वाटर वहां से रिमूव हो रहा है, तो लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जो वाटर रिमूव हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए डाइल्यूशन नीचे नहीं देखा जाएगा, डाइल्यूशन ऊपर देखा जाएगा। दैट मींस ऑस्मोलैरिटी, दैट इज द कंसंट्रेशन, वो नीचे की तरफ क्या होगी, ज्यादा होगी, और ऊपर की तरफ ऑस्मोलैरिटी कम होगी। अब ये इससे क्या होता है, बेसिकली जब हमारे पास में जो ऑस्मोलैरिटी है बेसिकली वो नीचे की तरफ ज्यादा रहती है, दैट मींस कि H2O फ्लो कर सकता है एंड देयरफॉर H2O यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में से फ्लो होगा, देयरफॉर जो यूरिन फॉर्म होगा दैट विल बी 4 times more concentrated than the first filtrate form। जो फर्स्ट फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ था उससे 4 times more concentrated filtrate फॉर्म होगा, ठीक है। कैसा होगा वो, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। और ये क्यों जरूरी है, ताकि वाटर लॉस ना हो, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व वाटर। क्यों कर रहे हैं हम, ब्लड का फ्लूइड वॉल्यूम बनाने के लिए, फ्लूइड वॉल्यूम प्रिजर्व करने के लिए, या फिर बेसिकली वाटर हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन, ठीक है, करने के लिए हम ये चीज में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पर, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीजें देखेंगे, इसका रेगुलेशन देखेंगे एंड द डिसऑर्डर्स लिंक टू, ठीक है, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट हैज एंडेड ओवर हियर। नेक्स्ट पार्ट के लिए यू कैन विजिट द चैनल एंड वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है वन शॉट का, वहाँ पे सारे वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है। सेकंड पार्ट में देखना है हम आगे, अभी रेगुलेशन, मैच्योरेशन एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड जो भी बताया है सब कुछ हम देखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके।